कैसे वो पलट गए। ये पूरा का पूरा हरियाणा का चुनाव एक तरह की मिस्ट्री सा बनता हुआ नजर आ रहा है प्रशांत टंडन जी, जिसका विश्लेषण बहुत दिन तक किया जाएगा। अगर जो दिख रहा है वही असली तस्वीर है और अब लग रहा है कि बहुत कुछ नहीं बदलेगा इसमें। कि जब आप ये कहती है कि बहुत कुछ नहीं बदलेगा और जो तस्वीर वहां दिख रही है और जब 11-12 राउंड की तमाम जगह काउंटिंग बची है तो ब्यूरोक्रेसी को मैसेज क्या जा रहा है? ब्यूरोक्रेसी को ये मैसेज जा रहा है टीवी चैनलों के, मीडिया के जो ये ग्राफिक्स चल रहे हैं, फिगर्स चल रही हैं कि सरकार बीजेपी की आ गई और उस ब्यूरोक्रेसी उसके हिसाब से काम करती है। यही पूरा पेच है। देखिए, सिर्फ कांग्रेस को दोष देने से बात बनेगी नहीं। ये जब तक हम लोग इंस्टीट्यूशंस की इंटीग्रिटी पर, उनकी ईमानदारी पर, उनकी पारदर्शिता पर, उनकी कार्यकुशलता पर सवाल नहीं खड़े करेंगे, तब तक वो बात बनेगी नहीं। ये इलेक्शन कमीशन या ये सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। ये कहां से एक स्टेट का, जो छोटा सा स्टेट है, भारत की 2% पॉपुलेशन, 90 सीट का, और उसमें भी अगर अभी हम दोपहर के 2 बजे के 1:30 बजे के आसपास बात कर रहे हैं और उसमें अभी आधी काउंटिंग ही हो पाई है बहुत जगह पे, तो क्या निष्कर्ष निकाले जाए? कैसी कार्यकुशलता है इलेक्शन कमीशन? इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी केवल अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ती। बीजेपी के पास पूरा एक तंत्र है। आप बताइए कि जो ये राम रहीम को पेरोल मिलती है और वो ऑनलाइन प्रचार करता है, हत्या और रेप का आरोपी है, उसको इलेक्शन कमीशन हरी झंडी क्यों देता है? क्या इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी के हिसाब से फैसले करता है? किसी बीजेपी के छोटे नेता ने कहा कि 3 दिन इलेक्शन बढ़ा दो, उन्होंने बढ़ा दिया। तो इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर भी लगातार सवाल होने चाहिए। लोकसभा के इलेक्शन के बाद एडीआर ने और वीएफडी ने, जो वोट फॉर डेमोक्रेसी, 2 संस्थाओं ने बड़े गंभीर सवाल खड़े किए। 11 दिन का डिले हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से केवल वोटिंग की परसेंटेज को अपडेट करने में। 11 दिन, 1 करोड़ से ऊपर वोट का फर्क पड़ गया। ये सवाल इस गैप में नहीं उठाए गए। दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी उस जिम्मेदारी को नहीं निभाता जो उसको निभानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का स्थिति बहुत खराब है। केवल पॉलिटिकल पार्टीज को और उनके कैंडिडेट और रिबल, ये तो पॉलिटिक्स चलती है, लेकिन एक राज्य के स्टेट रिजल्ट को उलट देना बिल्कुल, जो कि अभी काउंटिंग पूरी नहीं हुई है, स्क्रीन पे जो फिगर्स हैं वो बता रही है कि बीजेपी की सरकार आ गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये रुझान अगर तब्दील होंगे रिजल्ट में तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को तो संदेश लगातार जा रहा है। यही बात मैं पीछे कह रहा था कि न्यूज चैनल्स 12-1 बजे के बाद ऑटोमेटेड वर्जन में जाते थे। तब तक वो अपने करस्पॉन्डेंट से मैनुअल लेते थे। अभी आज 9-9:30 बजे के बाद मैनुअल का सिस्टम बंद हो गया। जो फिगर आप की है वो इलेक्शन कमीशन की है, वही टीवी चैनलों की है। तो इनका नेटवर्क इनको खबर नहीं दे रहा, नहीं, नेटवर्क खबर दे रहा है इनको, लेकिन वो खबर उनके स्क्रीन पे नहीं आ रही है। उनके स्क्रीन पे वही खबर आ रही है जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल तो हैं। अगर, और सवाल मैं इसलिए करूंगा कि आपने राम रहीम की रिमांड को अप्रूवल क्यों दे दिया? इसका मतलब है कि आपका व्यू पार्टीजन है। आप लेवल प्ले फील्ड नहीं चाहते हो। आप इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए क्रिमिनल को, जो कि केवल आरोपी नहीं है, सजा ज़ाब्ता है, उसको आप दे रहे हो। किस तरीके से इंजीनियर राशिद की बेल हो गई इलेक्शन से पहले। ये सारी बातें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो होनी चाहिए। ये केवल ये कह देना कि नहीं साहब वो हार रहे हैं तो
हम सवाल नहीं उठाएंगे और लोग मजाक उड़ाएंगे, ये तर्क नहीं है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए, वो काम नहीं कर रहे। जहाँ तक टिकट वाली बात है, देखिए टिकट का मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं। अम्बाला कैंट से अनिल विज अभी तक पिछड़ गए थे 500 वोट से, अभी वो 2600 वोट से आगे हुए हैं, 2400 वोट से। चित्रा कांग्रेस पार्टी की थी, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में आई, जिनको टिकट नहीं मिला वो इंडिपेंडेंट है। कांग्रेस वहां पे थर्ड नंबर पे चल रही है। ये सब सवाल भी हैं, लेकिन ये सब सवाल रिजल्ट को उल्टा नहीं कर सकते। जितना रिजल्ट को प्रभावित जो है वो दूसरे कारण कर रहे हैं। देखिए बुशरा जी, इलेक्शन हम लोगों ने बहुत कवर किए, अभी राकेश जी बता रहे थे, जीत किसी की होती है तो जीत दिखती है। आप सड़क पे, गली पे, मोहल्ले में जाएंगे तो दिखती है। आपको याद है कि जब आम आदमी पार्टी को 70 में से 68 सीटें आ गई थी, 67 सीटें आ गई थी दिल्ली में, तो वो उनका सपोर्ट सड़क पे दिखता था। जीत, इतनी बड़ी जीत दिखाई देती है। ऐसा नहीं होता है कि सारे मीडिया हाउस, सारे पत्रकार, सारे विश्लेषक गलत हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये कोई वो गुप्त मतदान जरूर है, लेकिन वो गुप्त मतदान के अलावा जो एम्बियंस है, जो वातावरण है, वो बहुत कुछ बताता है। ऐसा नहीं कि जो 35 साल से हमने काम किया है या 50 साल से शकील जी काम कर रहे हैं तो वो सब उलट जाएगा, वो कोई साइंस उलट जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए क्लीन चिट देना संस्थाओं को, इलेक्शन कमीशन को, ये भी ठीक नहीं है। और ये जो अभी जो आंकड़े हमको दिखाई दे रहे हैं, इसमें हो सकता है कि ये सरकार बीजेपी की बन रही है आज के अभी के आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट नहीं दे सकता कि उनका काम बड़ा अच्छा था, निष्पक्ष था, और उन्होंने कोई जो है वो एक तरफा होकर काम नहीं किया। अगर वो एक तरफा होकर काम करते तो कुछ और बात होती। और अभी अगर करे वो कि अपडेट करना चालू करें, अब तक तो काउंटिंग खत्म हो गई होती। हरियाणा में बहुत लंबी चौड़ी कंस्टिट्यूंसीज नहीं है, उत्तर प्रदेश की तरह या बिहार की तरह, छोटी कंस्टिट्यूंसीज है। आप देखिए हार जीत कितने में हो रही है, 7,000, 8,000, 20,000 में हार जीत हो रही है। तो छोटी कंस्टिट्यूंसीज है वहां पे, 90 सीटें हैं केवल। उसके बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन काउंट नहीं कर पा रहा है, मशीन से काउंट नहीं कर पा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन की कार्यकुशलता पे सवाल है। और क्या ये साजिशन हो रहा है, क्या ये किसी डिजाइन के तहत हो रहा है, ये भी सवाल है जी। बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपने यहाँ पर उठाए हैं, और वो सवाल वाजिब हैं क्योंकि इस तरह से क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। वही बार बार जो हम से कह रहे थे कि बीजेपी अपनी साम दाम दंड-भेद की जो सियासत है वो पूरी करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। उसने कोई भी ऐसा स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा जिससे उसे लगे कि वो अपनी जीत को सुनिश्चित कर सके। लेकिन जो हो रहा है और जिस तरफ हरियाणा बढ़ रहा है, हरियाणा का ये चुनाव बढ़ रहा है, उसकी उम्मीद तो खुद भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं की थी। ये जो हो रहा है ये अप्रत्याशित है, ये कोई जादू सा लगता है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए इससे सबक ही सबक हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। जिसको ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने कहा कि सुनामी है, आंधी है कांग्रेस पार्टी की, और वो लग भी रहा था जमीन पर। ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसी चीज कह रहे थे जो हकीकत से परे थी, बल्कि उसमें हकीकत थी, उसमें सच्चाई थी। और आखिर वो हकीकत जो दिख रही थी वो नतीजों में क्यों नहीं तब्दील हुई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और ये सवाल अब उठते रहेंगे अगर ये जो दिख रहा है स्क्रीन पर यही नतीजों में बदलता है। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन ने अब तक भी ये लगातार, मैं ये अपडेट कर रही हूं, और उसमें भी आप देखें तो 2 जीत बीजेपी की और 2 ही जीत कांग्रेस की अब तक उसने डिक्लेयर की है। अमलेंदु जी कई कॉन्स्टिट्यूंसी में तो अभी भी तीसरे चौथे राउंड का ही डाटा आ रहा है। मतलब अधिकांश जो आ रहा है वो डाटा, वो तीसरे चौथे राउंड का ही डाटा आ रहा है, डाटा चेंज ही नहीं हो रहा है।
और अभी आप देखें, वक्त देखें आप, ये 2 बजने वाले हैं, 1:44 हो रहे हैं और ये असेंबली का चुनाव है अमलेंदु, क्योंकि लोकसभा का नहीं है कि भाई लाखों वोट हैं जो काउंट होने हैं, बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। हरियाणा छोटा राज्य है, वहां की असेंबलीज भी छोटी हैं और वहां पर बहुत वक्त लगने नहीं चाहिए। और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो अब तक 11-12 बजे तक तस्वीर पूरी तरीके से साफ होनी चाहिए थी, वो 2 बजे तक भी अटका हुआ है मामला और सिर्फ 4 जीत अब तक डिक्लेयर की गई है, जिसमें से 2 कांग्रेस की हैं और 2 बीजेपी की हैं। जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं प्रशांत जी? अनम्यूट प्रशांत जी आपने आपको। जी, आप ही की बात के एग्जांपल देता हूं। एक सीट है आसन, आसन में कुल वोट जो है 27,000 है। कुल वोट कास्ट कितना हुआ उसको छोड़ दीजिए। वहां पे अभी तक 18 राउंड की काउंटिंग में से सिर्फ 9 का राउंड काउंटिंग हुआ है। 27,000 वोट, उसमें भी अगर आप ये देखिए कि 27,000 में 65% अगर वोट पड़ा है तो कितना वोट पड़ा होगा। तो अगर आप 20-22 हजार वोट भी दोपहर के 2 बजे तक काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी कार्यकुशलता क्या है। आप देखिए, ये इस तरीके की इलेक्शन कमीशन की कार्यकुशलता पर गंभीर सवाल हैं कि अभी तक इतने कम वोट कैसे काउंट हुए। जी जी बिल्कुल। और जो 2 जीत हुई हैं कांग्रेस की, वो एक नू की है जो हमने आपको पहले बताया, आफ्ताब अहमद, और बड़ी जीत है उनकी 46,963 मतों से वो जीते हैं। और वहीं दूसरी जो जीत कांग्रेस को मिली है वो है मनदीप चाहता की, जो कि पहुआ से मिली है, जहां पर 6,553 मतों से वो जीते हैं। ये 2 जीत जो हैं ये कांग्रेस की इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूं। और हालांकि खबर तो ये भी है कि और इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि अभी इसमें भी बहुत वक्त लगाए कि जुलाना से विनेश फोगाट भी जीत चुकी हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं किया गया है। जैसे पहले मैं जगाधरी का भी बता रही थी कि जगाधरी से 20,000 से ज्यादा की लीड लिए हुए थे अकरम खान, और वहां पर भी लग रहा है कि उनकी जीत भी लगभग सुनिश्चित है, लेकिन वो भी अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2, जिंद और खरगोंदा, ये 2 जीत उसने दर्ज की हैं। एक जगह 5,653 से, और जिंद की जो जीत है वो बड़ी है 15,860 से उसने ये जीत दर्ज की है। तो 4 अब तक डिक्लेयर की हैं इलेक्शन कमीशन ने जीत, जिसमें 2 कांग्रेस की हैं और 2 भारतीय जनता पार्टी की हैं। एंड ऑफ द डे मैटर करेगा जीत, कि कौन जीत रहा है, वो 1 से मत से जीते, 2 से, 5 से, 10 से, 100 से, 500 से या हजारों से। तो अगर इलेक्शन कमीशन इस पूरे प्रोसेस को ही स्लो कर रहा है, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, 2 बजने वाले हैं और 2 बजे तक अब तक एक छोटा सा राज्य हरियाणा, जहां पर छोटी छोटी असेंबली हलके हैं, और वहां आप ये देखिए कि जीत दर्ज करने में इतना वक्त लग रहा है। अब तक 4 सीटें ही सिर्फ कंफर्म की हैं इलेक्शन कमीशन ने, 2 इसमें से कांग्रेस की हैं और 2 भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो क्या अभी भी कोई उम्मीद बचती है कांग्रेस के लिए? क्योंकि अगर हंग असेंबली की तरफ भी जा रहा है, अगर जिस तरह की अभी अंदेशा लग रहा है, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से स्लो है, 1,500 2,000 का भी मार्जिन है, उसमें क्या कुछ खेल होता है? क्या हंग असेंबली की तरफ जा रहा है, या बीजेपी अब कंफर्टेबल मेजॉरिटी में है? अगर 50 हैं और 35 हैं अगर कांग्रेस की, तो मुश्किल लगता है, लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता है पूरी तरीके से, क्योंकि जीत पर ही सब कुछ डिपेंडेंट है। और जीत अगर हम देखें तो अभी सिर्फ 4 सीटों की ही डिक्लेयर की गई हैं। कुछ सीटों में जो सोर्सेज हैं, जो अभी ग्राउंड पे जो लोग हैं, वो जो इस तरह से मैसेजेस करके मुझे बता रहे हैं, उसकी 2 जगहों की मैं आपको बता रही हूं कि जुलाना और उसके साथ साथ जगाधरी, यहां पर भी बताया जा रहा है कि कंफर्म जीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। उसका इंतजार अभी हमें करना होगा। दोनों ही सीटें कांग्रेस की हैं जो कंफर्म हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, राकेश पाठक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है मेरे साथ तो राकेश पाठक जी नहीं है, लेकिन समीर आत्मज जी आप कर जी। प्रशांत जी आप कुछ ऐड कर रहे हैं? ये जो फिगर आपकी दिख रही है ऊपर की बुशरा जी, ये अब 4837 हो गई है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में। और यही देखिए मंशा है कि
आप लाइव करते करते थक जाएं, चैनल हट जाएं, मीडिया जो है किसी और प्रोग्राम पे चला जाए, कुछ और वहाँ स्टूडियो में लोग बैठ जाएं, दर्शकों का इंटरेस्ट कम हो जाए। और जब ये इंटरेस्ट कम होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो जमावड़ा काउंटिंग सेंटर के बाहर है वो हट जाएगा। वो हट जाएगा तो फिर अधिकारी जो है जो करना जो उनको ब्रीफ होगा वो कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो गणना में कहीं 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 कमी होगी तो ये पूरा जो मामला है वो ये है कि थका दो लोगों को। ये इलेक्शन कमीशन क्या ये मतलब मैं तो कहूंगा कि अगर ये ऐसा है तो उनकी या तो कार्यकुशलता में बहुत बड़े सवाल है या ये डिजाइन है कि लोगों को थका दो, लोग बोर हो जाएं, लोग उकता जाएं कि नहीं तो अब तो सीट नंबर बढ़ ही नहीं रहा है। और जब आप देखिए कि अब इस नंबर को आप देखिए तो बीजेपी मेजॉरिटी से सिर्फ 3 सीटें ऊपर है और आप मार्जिन को देखिए तो मार्जिन के हिसाब से आपको लगेगा कि अगर 2-3 राउंड के बाद ये फिगर इधर की उधर भी हो सकती है। ये गंभीर सवाल है जो मैं उठा रहा हूँ। जी, बिहार का जब चुनाव था उसमें भी ऐसे ही किया गया था कि थका दिया गया था कि रात को जो है काफ़ी देर फिक्र दी गई थी और रात के बाद फिर जो थे वो परिणाम कुछ और हो गए थे। जी बिल्कुल। और हम लोग तो नहीं थकने वाले हैं, हम लोग तो बिल्कुल मुस्तैदी से डटे हुए हैं और सुबह 6 बजे से डटे हुए हैं और 2 बज गए हैं, अब तक तो नहीं थके हैं और उम्मीद है कि आगे भी नहीं थकेंगे। लगता है मोदी जी वाला टॉनिक हमें पहुंचा दिया गया है जो हम पीकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार हम आपको जो असली तस्वीर है वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। डीबी लाइव के दर्शकों को हम पहुंचाते रहेंगे असली और सच्ची खबर पूरी की पूरी विश्वसनीयता के साथ, जिसको लेकर आप हमें हजारों की तादाद में हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें देखते हैं, हम उस पर कायम हैं। और इसीलिए मैं आपको लगातार तस्वीर मैं आपको बता रही हूं, हमारी पूरी टीम लगातार आप तक वो अपडेट पहुंचा रही है। हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में दरअसल क्या हो रहा है। और ये बात जो अभी प्रशांत जी ने कही, देखिए जादुई आंकड़ा कितना है, 46। आपको सरकार बनाने के लिए 46 चाहिए, 46 का नंबर चाहिए हरियाणा में। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो कि कछुए से भी धीरे रफ्तार से चल रही है, बहुत स्लो लग रहा है, बहुत ज्यादा वो चाय के खाने के नाश्ते के ब्रेक्स ले रहे हैं, आराम से लेट के वो शायद नतीजे घोषित कर रहे हैं। उसके भी अगर लिहाज से मैं देख लूं तो भी अभी की अगर हम बात करें, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ये बता रही है कि 48 पर बीजेपी और 37 पर कांग्रेस है, 1 पर आईएनएलडी, 1 पर बीएसपी और 3 पर इंडिपेंडेंट। तो ये स्थिति फिलहाल है। 4 इसमें से जीत हैं जो फिलहाल डिक्लेयर कर दी गई हैं, 2 इसमें से कांग्रेस की हैं और 2 इसमें से भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। और अब 3-3 हो गई हैं, 3 अब कांग्रेस की हो गई हैं और 3 ही अब भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है। यानी कि 3 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर ही बीजेपी। तो ऐसे अगर देखें समीर जी तो ये तो बिल्कुल नेक टू नेक है अभी, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो मैं बार बार कह रही हूं, मैटर तो यही करेगा कि कौन जीता है, क्योंकि जीतेंगे तभी आप सरकार बनाएंगे। अब ऐसा ना हो कि जो आंकड़े अभी बदले, ऐसा ना हो कि जो जलेबियां बटी थी और ढोल नगाड़े कांग्रेस के दफ्तर में हुए थे और अब वहां पर सन्नाटा है, खामोशी है। अभी बीजेपी ने अपनी जीत के जश्न मनाना शुरू कर दिया है, तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर भी बाजी पलट सकती है क्योंकि अभी तक कुछ भी साफ नहीं है, ये अभी आंकड़े बदल रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि सुबह की जलेबी कांग्रेस पार्टी में घूम रही थी, दोपहर में वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में घूम रही है। और कहीं ऐसा ना हो, अगर अपनी रफ्तार को थोड़ी तेज करेगा इलेक्शन कमीशन तो ये इस तरह से इलेक्शन कमीशन को अपडेट करने में क्या दिक्कत है, क्यों उसको होल्ड पर रखे हुए हैं? उसको इंफॉर्मेशंस तो मिल ही रही होंगी। और दूसरी बात यह है कि उसी इंफॉर्मेशन को सभी जगह चलाया जा रहा है, जिनके पास, उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जिनके पास की सोर्सेज हैं सारे। और समीर जी आपको रोक के मैं ये एक खबर दर्शकों तक पहुंचा दूं, विनेश फोगाट की जीत को डिक्लेयर कर दिया गया है। जुलाना से विनेश फोगाट ने जीत दर्ज कर ली, जिसका जिक्र मैं भी कर ही रही थी कि ये काफी देर से ये खबर है कि विनेश फोगाट ने जीत दर्ज कर ली है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसे अब आके डिक्लेयर किया है। तो यही सवाल उठ रहे हैं कि
आखिर जो जीत में तब्दील भी हो रही है, जो जीत तब्दील हो रही है, रुझान जो दिख रहे थे, जो लीड बनी हुई थी, उसको भी डिक्लेयर करने में आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है। और ये जो जीत मिली है 15 राउंड की जो काउंटिंग हुई उसमें 6015 से जीती हैं। ये बहुत बड़ी जीत तो नहीं माना जाएगा, लेकिन इसे डिसेंट जरूर कहा जा सकता है। हालांकि लग रहा था कि विनेश फोगाट एक तरफा जीत हासिल करेंगी। जिस तरह का पूरा जुलाना में जो हमने मूड देखा, जब विनेश फोगाट पूरा रोड शो करते हुए, दीपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ थे जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था और हमने इसको कवर किया था, तब ऐसा लग रहा था मानो कि पता नहीं कौन सा बड़ा कैंडिडेट है, लोकसभा का कोई कैंडिडेट है, कोई बड़ा चेहरा है जिसका ये पूरा का पूरा रोड शो है। इतनी भीड़ थी, कई किलोमीटर तक जाम था और उसको देख के लग रहा था कि लोगों में बहुत उत्साह है। अगर उसको देखें तो 6015 से जीत दर्ज की है यहां पर विनेश फोगाट ने। जी समीर जी। जी बिल्कुल, तो वही बात है कि अब इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सारा दारोमदार टिका है कि वो अपने को कैसे अपडेट कर रहा है और क्यों इस पूरे इस जो मतदान की प्रक्रिया है उसको उसने होल्ड पर रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम आशंकाएं जताई जाएंगी और उस पर सवाल उठेंगे, क्योंकि कोई कारण नहीं बनता है कि इतनी देर में वेबसाइट अपडेट ना हो। और काउंटिंग तो लगातार चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर काउंटिंग रुकी हुई हो। काउंटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा काउंटिंग, जो आपने बताया भी कि हरियाणा में छोटी छोटी विधानसभाएं हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ वोट्स भी नहीं है जब 27,000 की विधानसभा वाले हैं वहाँ पर। तो इस तरह उसमें कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। तो इनके पीछे कोई ना कोई कारण है। और अब जैसे ही वो अपडेट कर रहा है तो वो आंकड़ा जो 2 घंटे से टिका हुआ था 51 और 35 पर शायद टिका हुआ था, वो अब जाकर नीचे 48 और 37 पर आ गया। तो इसको क्या कहा जाए अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो सबसे बड़ा सवाल यही है जो प्रशांत जी अभी कह रहे थे कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी जिस तरह से इन पिछले 10 सालों में एक संदेह के दायरे में आई है। ऐसा नहीं कि पहले सारे इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल क्लीन चिट मिलती थी, उनके ऊपर आरोप नहीं लगते थे, लेकिन आरोप लगना और वो बिल्कुल पूरी तरह से सरकार के लिए काम करते हुए दिखाई पड़ना, इस तरह की स्थितियां उसके पहले नहीं दिखाई पड़ती थी। ये हम बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं। वो चाहे जो भी इंस्टीट्यूशन हो, और चुनाव आयोग जैसा संवैधानिक संस्थान इस तरह से उसकी इंटीग्रिटी पर इतने ज़्यादा सवाल कभी नहीं उठे, कभी नहीं। मुझे जहाँ तक मैं जब तक जानने समझने लायक हुआ हूँ तब से लेकर अब तक की बात कर रहा हूँ। और सवाल, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने सवाल उठ रहे हैं इलेक्शन कमीशन उससे कोई सीख नहीं ले रहा है, वो लगातार वैसे काम कर रहा है। यानी वो साफ दिखाता है कि आप उठाते रहिए सवाल, हम आप काम ऐसे ही करते रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों से ये इन संस्थाओं के लिए ठीक बात नहीं है। आपने ये जो भी कर रहा है इसका परिणाम कुछ भी आए, जो हम अभी देख रहे हैं, जो रुझानों में दिख रहे हैं, यही परिणाम आ जाए, या सुबह जिस तरह से या एग्जिट पोल्स ने जो परिणाम दिए वो भी कोई भी आ जाए। लेकिन ये जो आपने 3-4 घंटे का होल्डिंग टाइम रखा हुआ है, इस पर तो सवाल उठेंगे, और आज नहीं उठ रहे हैं, अब ये इतिहास की चीज़ बन गए हैं। अब चुनाव आयोग की जब भी बात होगी, अभी जैसे अमलेदु जी बात कर रहे थे बिहार का, तो ये चीज़ें यादगार चीज़ें बन गई हैं। ये हमेशा उठेगा कि चुनाव आयोग ने ऐसा भी किया था कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में 3-4 घंटे वो वेबसाइट को ही रोके रखा। तो ये बात आज के लिए नहीं है। तो परिणाम तो जो आना है हरियाणा का आएगा ही, जम्मू कश्मीर का भी आएगा, लोकसभा का भी आ गया। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के काम है, ये जो उसकी कार्यशैली है, इस पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो ये इस संवैधानिक संस्था के लिए अच्छी बात नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए लगातार सवाल उठ रहे हैं इलेक्शन कमीशन, जिससे बिल्कुल ये उम्मीद करते हैं कि वो निष्पक्ष होकर किसी पार्टी की पार्टी ना बनकर वो चुनाव को कराएगा, क्योंकि लोग उसकी तरफ एक उम्मीद की, एक आस की नज़र से ये देखते हैं कि वो एक संवैधानिक संस्था है, और एक संवैधानिक संस्था होने के नाते उसका ये कर्तव्य, उसका ये दायित्व है कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर वो चुनाव कराए। उसके पूरी की पूरी साख पर जिस तरह का बट्टा लगा है, उसकी साख को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, और हमने
हमने देखा है लगातार कि जब भी हम अपना कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें लाइव कार्यक्रम में और वैसे भी कमेंट्स में लोग लगातार, जो अवेयर हमारे दर्शक हैं वो लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। हमेशा जब भी आप कुछ करें वो कहते हैं ईवीएम का क्या, ईवीएम को आप कम आंक रहे हैं। जब भी हम ये दिखाते हैं कि यहां पर बीजेपी की नहीं कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, हरियाणा को लेकर भी उन्होंने इस तरह के सवाल उठाए। क्या उनके सवाल वाकई में वाजिब हैं? क्या इलेक्शन कमीशन अपनी साख को पूरी तरीके से खो गया है? क्या उसके ऊपर तमाम तरह के जो सवालिया निशान विपक्ष लगाता रहा है वो पूरी तरीके से क्या जायज हैं? क्योंकि हमने ये लोकसभा के इलेक्शन के दौरान भी देखा और वो बातें बहुत हद तक सत्य भी साबित हुई, और अब फिर से इलेक्शन कमीशन जिस तरह के से पूरे प्रोसेस को जिसने बिल्कुल स्लो से भी ज्यादा स्लो कर रखा है वो सवाल जरूर उठा रहा है। अमलिंदु जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले शकील अख्तर जी। देखिए, इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी ने तो इसको बहुत जोर देके कहा ही है कि मोदी जी ने सारे इंस्टीट्यूशन पे कब्जा कर लिया है, और ये बात सच है ये। और चुनाव आयोग की निष्पक्षता जो है वो तो बहुत बड़े संदेह के घेरे में है, और किसी ने भी चुनाव आयोग को कभी क्लीन चिट नहीं दी, ना कोई दे सकता है। भी देखिए, इस चुनाव में, हरियाणा के चुनाव की बात हो रही है, बीजेपी ने भी कभी इस ट्रेंड की कल्पना नहीं की थी। रिजल्ट तो भी आए नहीं है, मगर जो ट्रेंड दिख रहे हैं, बीजेपी के कई नेताओं से बात होती थी, किसी को उम्मीद नहीं थी। सब यही कहते थे कि कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन थोड़ी कम आएंगी, इतनी आएंगी, उतनी आएंगी नहीं, सब मेजोरिटी तक आएगी, 50 आएंगी, 55 आ जाएंगी ज्यादा से ज्यादा, हम भी 30 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारी सरकार बन जाएगी तो किसी को उम्मीद नहीं थी। तो है कुछ ना कुछ, और ये सवाल बिल्कुल उठेंगे। लेकिन हम फिर इस बात को कह रहे हैं कि हमारे आपके उठाने की एक सीमाएं हैं। हम आप तो उठाएंगे और उठाते रहे। अभी हम बोला भी हमने कि कांग्रेस हो या ना हो, विपक्ष हो या ना हो, जिसका भी कन्विक्शन है, मुद्दों के प्रति जिसका कमिटमेंट है, वो तो सवाल करेगा, मंच मिले ना मिले। लेकिन बड़ा मंच, बड़ी चीज तो पॉलिटिकल पार्टी है, विपक्ष है, और कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्ष है। उसे एक तैयारी के साथ, पूरे जोर शोर के साथ इन सवालों को उठाना पड़ेगा, उठाना चाहिए। जब तक वो ठीक से इसको नहीं उठाएगी, बीच में उठाती है, डाल देती है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ या ईवीएम के खिलाफ, हमें याद है कम से कम 7-8 साल हो गए होंगे, कांग्रेस ने बाकायदा, शायद वहां इंदिरा गांधी ओपन स्टेडियम में कांग्रेस का सम्मेलन था, वह प्रस्ताव पास किया है, लिखित प्रस्ताव है, उसकी कॉपी भी हम ढूंढ के निकाल के दे सकते हैं, ईवीएम के खिलाफ। लेकिन फिर कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। लिखित प्रस्ताव बहुत बड़ी बात होती है एक पॉलिटिकल पार्टी का। तो इस पे एक योजना बना के तरीके से इन सब चीजों को काम करना चाहिए, और ये काम पॉलिटिकल पार्टी ही कर सकती है लोकतंत्र में। कोई बाकी हम आप जैसे इंडिविजुअल्स के पास बहुत कम साधन होते हैं, हम लोग नहीं कर सकते इसको। खैर, दूसरी बात इसी के संदर्भ से जुड़ी हुई है कि विनेश फोगाट का आपने बताया। विनेश फोगाट की जीत छोटी जीत नहीं है, विनेश फोगाट की जीत बहुत बड़ी जीत है। उनके खिलाफ सारी ताकतें लगी हुई थी, और जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसमें भी कांग्रेस लगातार हार रही थी, और 6000 की जीत काफी अच्छी है उनकी, बहुत अच्छी है। तो अगर विनेश फोगाट वहां से जीती हैं, इसका मतलब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की हवा है। विनेश फोगाट ऐसी नहीं जीत गई, विनेश फोगाट के खिलाफ इतनी ताकतें लगी हुई थी और वो कॉन्स्टिट्यूंसी अच्छी नहीं थी, फिर भी जीतने का मतलब वहां पे कांग्रेस के पक्ष में हवा थी। अभी 48 रहती है, इससे कम आती हैं, कब से वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है, ये सब सवाल तो हैं, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा कुछ फर्क पड़ेगा अभी, ऐसा नहीं है। और ये बात सही है कि जो मैसेज बार बार जो है, जो पुलिस में मतदान केंद्रों में दिया जा रहा है, उसको कांग्रेस को तोड़ना पड़ेगा। वही हम देख रहे हैं कि अभी तक आपके चैनल पे वो आया नहीं कि ये लोग इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन देकर आए हों और बोल रहे हों कुछ, अभी तक सुना नहीं हमने।
और चलो वहां इलेक्शन कमीशन ने भी टाइम नहीं दिया होगा, देर लग रही होगी, होती है, कई चीजें होती है, तो बाहर तो इन लोगों को लगातार बोलते रहना चाहिए इस बात को, जोर जोर से बोलते रहना चाहिए इस बात को, ताकि ब्यूरोक्रेट थोड़े होश में रहें और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और जो मतदान केंद्रों में उनके आदमी हैं उनका हौसला बढ़े। बिहार का सवाल बहुत अच्छा अमलेंदु जी ने बताया। बिहार में तो रातों रात हुआ था, बिहार में तो तेजस्वी जीत ही गए थे। बिहार में तो मतदान केंद्र के अंदर जो है तेजस्वी को हराया गया था, खुलेआम हराया गया था। लेकिन इन सब चीजों को छोड़ना नहीं है ना कि 10 साल से हर चीज को छोड़े चले जा रहे हैं। अख्तर जी, आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगी। इस वक्त की ये बड़ी अहम खबर ये है, क्योंकि हम हरियाणा पे फोकस कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से अगर हम बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन के लिए वहां से बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की हम बात करें, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर वहां पर चुनाव लड़ा और जिस तरह की जीत उसने दर्ज की है वो देखने लायक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर वहां से जो तमाम मुद्दे हैं उसको भुनाने की हमेशा फिराक में बीजेपी रही, कि जो वहां के मुद्दे थे दफा 370 का हटाना, जिस तरह से 10 साल से वहां पर चुनाव नहीं किए गए, एक पूर्ण राज्य को उसने यूनियन टेरिटरी में 2 भागों में उसने बांट दिया, और किस तरह से वहां की एक तरह की जो आवाम है उसकी आवाज को बंद कर दिया गया, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके नेताओं को किस तरह से नजरबंद किया गया। और पहला मौका था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वोट करने का, और उसने वोट बीजेपी के खिलाफ किया और यह बता दिया कि जो हथकंडे उसने वहां पर अपनाए, जिस तरह से उसने जिन मुद्दों को पूरे देश में बुलाने की कोशिश की, उसी को ही जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। और अब फारूक अब्दुल्ला का यह महत्वपूर्ण बयान, उनका यह कहना कि उमर अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री होंगे जम्मू कश्मीर के, ये उन्होंने कहा है, और पूरे 5 साल तक वही होंगे। तो अब ये महत्वपूर्ण बात जो है वो फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कही गई है। उनकी तरफ से ये कहना है कि उमर अब्दुल्ला ही चीफ मिनिस्टर होंगे। अब आगे कांग्रेस को किस तरह से अकोमोडेट किया जाता है, उन्हें क्या कुछ दिया जाता है, ये देखना अभी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये जरूर है कि गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है कश्मीर में खास तौर पर, और एक तरफा उसकी जीत है। और फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा इससे कुछ देर पहले, वो जरूर मैं सुनवाना चाहूंगी दर्शकों को। 10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हो और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। यह हमारा पहला काम है। जो फारूक साहब ने कहा था कि बीजेपी को डिफेंड करने के लिए सिर्फ एनसी काफी है, कितना आज अपनी मेहनत पर आप खरे उतरे, जो लोगों का सपोर्ट साथ में रहा? मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई है कि हम पूरा उतरे। जो उम्मीद आपको लोगों पर है, आपकी तरफ से कौन सा भरोसा आप दिलाना चाहेंगे लोगों को, जो मिजरीज हैं उनमें, जो शिकवे शिकायतें हैं उनको दूर करने? सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं उनको बाहर निकालेंगे कि सच कायम रहना चाहिए, सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आज़ाद होगा इंशाअल्लाह और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज़ मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, नफरतों को नहीं दिखाना है। हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, हिंदू मुसलमान में एतबार पैदा करना है, वही सबसे बड़ी चीज़ है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। हरियाणा में कांग्रेस आज भी होगी। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। सीएम कैंडिडेट की सूरत में हम किसको देखेंगे? सीएम कैंडिडेट मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। 10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हो और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। यह हमारा पहला काम है। जो फारूक साहब ने कहा था कि बीजेपी को डिफेंड करने के लिए सिर्फ एनसी काफी है, कितना आज अपनी मेहनत पर आप खरे उतरे, जो लोगों का सपोर्ट साथ में रहा? मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई हैं
कि हम पूरा उतरे। जो उम्मीद आपको लोगों पर है, आपकी तरफ से कौन सा भरोसा आप दिलाना चाहेंगे लोगों को, जो मिजरीज हैं उनमें, जो शिकवे शिकायतें हैं उनको दूर करने? सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं उनको बाहर निकालेंगे कि सच कायम रहना चाहिए, सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आज़ाद होगा इंशाअल्लाह और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज़ मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, नफरतों को नहीं दिखाना है। हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, हिंदू मुसलमान में एतबार पैदा करना है, वही सबसे बड़ी चीज़ है। तो फारूक अब्दुल्ला को अभी आप सुन रहे थे, कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने यहाँ पर कही। जाहिर सी बात है कि उनके लिए बहुत खुशाइन ये वो नतीजे रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमें नफरतों को हराना है और मोहब्बत को हमें आगे बढ़ाना है और खासतौर पर मीडिया की आज़ादी की उन्होंने यहाँ पर बात की है। और एक और जो यहाँ पर अपडेट मैं आपको दे दूं हरियाणा के हवाले से कि अब ये आंकड़ा बदला है, कांग्रेस 38 पर और भारतीय जनता पार्टी 47 पर, यानी कि जादुई आंकड़े से सिर्फ एक ज्यादा अभी है भारतीय जनता पार्टी। ये बदल रही हैं चीजें, परिस्थितियां बदल रही हैं लगातार। जहां एक तरफ 51 पे लगातार टिकी हुई थी भारतीय जनता पार्टी, लगातार वो अब 47 पर आ गई है और 35 से जो कांग्रेस है वो 38 पर आ गई है। और ये मैं आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से आपको ये आंकड़े मैं बता रही हूं। प्रशांत जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं तो एक रिक्वेस्ट ये कर रहा था बुशरा जी कि इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसका स्क्रीनशॉट अगर हमारे लोग दिखा पाए, ताकि क्यों इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो गोदी मीडिया है ये अभी भी बीजेपी को 50 दिखा रहा है और जबकि इलेक्शन कमीशन बीजेपी को 47 दिखा रहा है। अब इस वक्त एक एक सीट मायने रखती है क्योंकि मेजॉरिटी के मार्क से सिर्फ एक सीट पर आगे है और मैं देख रहा हूँ कि 3-4 सीटें ऐसी दिख रही हैं जो कम मार्जिन से है, जहां अभी 8 राउंड 9 राउंड 10 राउंड काउंटिंग बाकी है। तो अभी 2:11 पर बुशरा जी ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी को हरियाणा में मेजॉरिटी मिल गई है। अभी काउंटिंग जारी है और काफी काउंटिंग बची हुई है और जहां पे भी 5000 6000 जो जीत इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डिक्लेयर की गई हैं उसमें 4 कांग्रेस की हैं और 3 भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो कांग्रेस अगर जीत, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं बार बार यही कह रही हूं कि जो भी रुझान है जब जीत में बदलेंगे तभी किसी भी पार्टी के लिए अभी उसको बढ़त मिलेगी। तो अगर फिलहाल की हम बात करते हैं तो 4 सीटों पर डिक्लेयर की गई है जीत कांग्रेस की और 3 पर जीत डिक्लेयर की गई है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें से पेहुआ है, थानेसर है, जुलाना है, नूह है। ये 4 सीटें हैं कांग्रेस की जिस पर जीत जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। हम हरियाणा की बात कर रहे हैं और खरगोंदा, जिंद और हंसी, ये 3 सीटें हैं जहां से जीत दर्ज हुई है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये भी बताना बेहद महत्वपूर्ण है कि जो रुझान अब जीत में बदल रहे हैं उसमें कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है, उसमें कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी से, यानी कि बीजेपी 3 पर और कांग्रेस 4 पर है। और जो पूरे के पूरे आंकड़े हैं, मैं कहूंगी टीम से कि इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसका स्क्रीनशॉट अगर हम लगा दें तो लोगों को एकदम क्लियर होगा कि जो दिखाया जा रहा है सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया में और जो असल तस्वीर है उसमें फर्क है। तो आईएनसी यानी कि कांग्रेस जो है वो 38 पर है और बीजेपी 47 पर है, यह भी बताना बेहद जरूरी है। और इस बीच हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत और आपकी पहली प्रतिक्रिया हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों को लेकर। बहुत शुक्रिया। देखिए, सुबह से मैं भी था वैसे ही चैनल्स पर जिसका जिक्र कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, और सुबह सवेरे से जब सवेरे एक स्थिति आई थी जब बैलेट पेपर की गिनती हुई तो 74 सीट पर हरियाणा में कांग्रेस आगे थी और बीजेपी कहीं 12 और कहीं 10 तक पहुंच गई थी। न्यूनतम 10 का फिगर भी मैंने देखा था बीजेपी के लिए।
और उसके बाद जैसे ईवीएम की गिनती शुरू हुई वैसे ही पूरा दृश्य पलट गया। क्या इस तरीके से चुनाव पलटता है? क्या जनता का मिजाज बैलेट पेपर और ईवीएम में इतना उलट हो सकता है कि 74 और 10 का आंकड़ा जाके सीधे उलट जाए और बीजेपी को बहुमत मिलने लगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। और हमने इसको पहले मध्य प्रदेश के भी चुनाव में देखा था कि शुरुआती दौर में कांग्रेस आगे थी, बैलेट पेपर की गिनती हुई थी और बाद में वो चुनाव पलट गया था। और उसके बाद मध्य प्रदेश में बहुत सारी शिकायतों को लेकर के लोग कोर्ट भी गए थे, मगर आज तक उसका निपटारा नहीं हुआ। और हम ये नहीं कहते, डाउट्स की बात हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हम कोई पार्टी नहीं है। पार्टी इसमें जो है राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी है, उम्मीदवार हैं, उन लोगों को ये सवाल उठाने चाहिए। लेकिन जो बात हम देख रहे हैं एक जागरूक नागरिक के नाते, एक विश्लेषक के नाते, वो एक ये विडंबनापूर्ण स्थिति को देख रहे हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि चुनाव आयोग, दूसरा पॉइंट है, चुनाव आयोग तब तक आंकड़े नहीं दिखाना शुरू करता है जब तक कि बीजेपी के आंकड़े बढ़े नहीं जाते। आप देखिए सारे चैनल्स में चल रहे थे, खबर आ रही थी कि चुनाव आयोग कोई आंकड़ा लेकर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे बीजेपी आगे हुआ या वैसे ही आंकड़ों को लेकर के चुनाव आयोग सामने आया जिसमें बीजेपी आगे दिख रही थी। ये पॉइंट नंबर 2। उसके बाद बहुत सारे रिजल्ट्स को होल्ड करके या बहुत स्लो करके दिखाया गया, तो उससे ताकि आंकड़े ओवरऑल बीजेपी उसमें आगे रहें। ये पॉइंट नंबर 3 है। और इसके सबूत में हम उदाहरण के तौर पर विनेश फोगाट का ही उदाहरण रख सकते हैं। शुरू में आगे थी, फिर पीछे हुई, फिर आगे हुई, लेकिन जो उनको पीछे जो दिखाया गया वो करीब 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक पीछे दिखाया गया, जबकि उनका हम लोगों को पता था कि वो 7वें 8वें राउंड तक वो आगे हो गई थी। राउंड एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन वो आगे हो गई थी, मगर 1-1.5 घंटे तक नहीं दिखाया गया, जबकि वो उस सीट पर सबका ध्यान लगा था। तो ऐसी बहुत सारी सीटें जिसमें कांग्रेस आगे है उसको नहीं दिखा रहा था वेबसाइट, और जिसमें बीजेपी आगे है उसको दिखा रहा था। तो इसीलिए आप देख रहे हो 90 की 90 सीटें वेबसाइट पे चुनाव आयोग लेकर के बहुत देर में आया, जबकि सब लोग आ चुके थे। तो ये चीजें चल रही थी। और अब भी ये 3 बातें हुई। उसके बाद चौथी बात, थोड़ा सा मूल्यांकन भी करें तो वो ये दिखती है कि कांग्रेस को वोट इस बार 40+ मिले हैं, 40% प्लस मिले हैं। ये कांग्रेस के वोट में बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, भारी बढ़ोतरी है। लेकिन सीटें उस हिसाब से कांग्रेस की नहीं बढ़ रही हैं, जबकि बीजेपी को मामूली वोट प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, 38 से 39% हो रही है, और सीटें उसकी इतनी ज्यादा बढ़ रही है। ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है कि 1-1.5% वोट ज्यादा लेकर के बीजेपी अपने आंकड़े को बहुमत मैजिक के पार ले जा रही है, और बीजेपी ले जा पा रही है। और कांग्रेस जो है वोट प्रतिशत अपना मेरे ख्याल से पिछले बार 28% वोट मिले थे, और इस बार 40% प्लस 12% वोट अधिक पाने के बावजूद सीटों में पीछे है। तो ये चौथी बात हुई। और इसी में 5वीं बात ये होती है कि इस चुनाव का ये मतलब कतई नहीं है, ये नतीजे चाहे जो हो, चूंकि कांग्रेस को सबसे ज्यादा और सरकार बनाने वाली पार्टी बीजेपी से ज्यादा वोट मिले हैं, इसलिए ये चुनाव एक तरह से कांग्रेस की जीत है। लेकिन वो अगर नहीं बदल पाई सीटों में तो उसमें कुछ कारणों पर विचार करना पड़ेगा। ये लगभग मध्य प्रदेश जैसा होता दिख रहा है। हरियाणा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी को दुत्कारा था, और यहाँ हरियाणा में आम आदमी पार्टी को दुत्कारा गया है। राहुल गांधी कह कर गए थे कि आम आदमी पार्टी के साथ में आप समझौता कीजिए। आम आदमी पार्टी को 1.66% वोट अभी दिख रहे थे थोड़ी देर पहले तक। तो ये 1.66 वोट परसेंट कांग्रेस के साथ जुड़ते तो हो सकता था ये मल्टीप्लाई होता। आप देखिए बीजेपी छोटे छोटे कैसे बीएसपी और आईएनएलडी को लड़ा दिया जाए, के उम्मीदवार खड़े कर दिए जाए, वोट काटने वाले खंबे तैयार करें, इस पर काम कर रही थी। और दूसरी तरफ जो आपका एलाई हो सकता है उसको कांग्रेस अपने साथ जोड़ने से
पीछे हट रही थी। तो जब आमने सामने की लड़ाई होती है, बाइपोलर इलेक्शन होता है, तो विरोधी वोटों को बांटना भी एक रणनीति होती है। तो बीजेपी उस रणनीति पर चली और कांग्रेस नहीं चली, ये एक फर्क मानकर चलना पड़ेगा। जो इनके थिंक टैंक है उनको सोचना पड़ेगा कि चुनाव लड़ने के तरीके पर हम कैसे अमल करें। यही कारण है कि जब कांग्रेस अलायंस में लड़ती है तो अच्छा परफॉर्मेंस करती है, अकेले लड़ती है तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है। वो मध्य प्रदेश और हरियाणा बना देती है। ये इवन राजस्थान में तो थोड़ा बहुत अलायंस हुआ भी था, लेकिन राजस्थान को हम छोड़ भी दें तो मध्य प्रदेश और हरियाणा बना देती है। उसके बाद आप ये देखें कि राहुल गांधी ने जो मेहनत की, जो पार्टी को जिस स्तर पर खड़ा किया, वो कोई व्यर्थ नहीं गया है, वो वोटों में तब्दील हुआ है। और बीजेपी जिस तरीके से हतोत्साहित दिखी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आवाज मिल रही है जी। एक मिनट के लिए मैं यहाँ पर एक अपडेट जरूर यहाँ पर दूं। आपकी बात में ये बात को मैं जोड़ रही हूँ कि जो रुझान अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, उसमें लगातार कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। अगर हम देखें, अब तक 6 सीटें हैं, अब तक 9 सीटें हैं जिस पर जीत डिक्लेयर की गई है, और उनमें से 6 कांग्रेस की हैं और 3 भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो जैसे जैसे जीत के आंकड़े इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर डिक्लेयर कर रहा है, वैसे वैसे तस्वीर थोड़ी साफ तो हो रही है। देखिए, कुछ भी हो सकता है। अभी हम किसी भी तरह से किसी पार्टी को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं कि ये अब सरकार बनाने जा रही है, वो सरकार नहीं बनाने जा रही है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, जो कि स्लो से भी ज्यादा स्लो चल रही है, जो कछुए की चाल से भी ज्यादा स्लो चल रही है, और 2:20 हो रहे हैं, और 2:20 तक छोटे से राज्य हरियाणा की तस्वीर क्लियर नहीं है। उसमें अगर जो जीत की मैं बात करूं, उसमें 6 पर कांग्रेस डिक्लेयर हो गई है उसकी जीत, और सिर्फ 3 पर ही भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई है। ये भी क्या कहता है प्रेम कुमार जी, ये क्या कोई इशारा है? क्या आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ बदल सकता है? देखिए, इसमें इशारा है कि जो चुनाव परिणाम पेंडिंग हैं और अब तक जो अपडेट्स दिख रही हैं, उसको मैं नोट भी कर रहा था, और 5-10 मिनट बाद कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इशारे करूंगा, तो मैं बताऊंगा उसको कि जो क्लोज मार्जिन वाली हैं वो कौन सी सीटें हैं। तो इशारा इसमें यह है कि जब पूरी गिनती हो जा रही है तो चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में हो रहे हैं, यानी बदलने के आसार दिखते हैं। लेकिन इस बारे में अभी बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि बहुत बड़ी संख्या में सीटें हैं और बीजेपी कई सीटों पर बड़ी मार्जिन लेकर के भी जीत के कगार पर है या कई राउंड में आगे बढ़ चली है। उसी तरीके से लेकिन अब तक देखा गया है कि कांग्रेस ने भी जो सीटें जीती हैं या जिस पर आगे हैं, तो कांग्रेस बड़े मार्जिन से आगे है। ये इंपॉर्टेंट बात है। शायद यही वजह है कि ओवरऑल वोट परसेंट कांग्रेस का ज्यादा है बीजेपी से। लेकिन ये भी सच है कि जैसे सोनीपत जैसे इलाकों में, करनाल जैसे इलाकों में, कुरुक्षेत्र जैसे इलाकों में जो कांग्रेस होप कर रही थी कि इस बार हम जबरदस्त सेंधमारी करेंगे, तो वहां पर सेंधमारी हुई है, लेकिन बीजेपी वहां डोमिनेट करती हुई नजर आई है। इसी वजह से बीजेपी का आंकड़ा आगे दिख रहा है। लेकिन हम थोड़ी देर में उस बात पे चर्चा करेंगे कि किन किन सीटों पर अभी आगे चल रहे। हम 5-7 मिनट में हमें समय दीजिए, हम आपके पास आते हैं। जी बिल्कुल। तो प्रेम जी अपडेट के साथ लौट रहे हैं, और इस बीच मैं आपको यही बता दूं कि जो जीतों में जो सीटें तब्दील हो रही हैं उसमें कांग्रेस आगे है। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जो अभी दोनों के बीच का सीट की अगर हम बात करें, जो रुझान है उसमें कांग्रेस पिछड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। लेकिन जो जादुई आंकड़ा यानी कि जिस 46 उसकी अगर हम बात करते हैं तो उससे मात्र 2 से ही आगे है यहां पर भारतीय जनता पार्टी। 37 पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, 6 पर उसकी जीत हो चुकी है और 3 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत डिक्लेयर हो गई है। तो ये जो अपडेट है वो लगातार मैं आपको बता रही हूं। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में तो इंडिया गठबंधन यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त वहां पर प्रदर्शन किया है और ऐसे में वहां पर वो सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन जो लग रहा था कि शायद अंग असेंबली की तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ेगा और हरियाणा में बिल्कुल क्लियर होगा, इस तरह के भी कुछ एग्जिट पोल के अनुमान
कुछ जगहों पर इस तरह से दिखाए थे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा और जम्मू कश्मीर में जीत पूरी तरीके से डिक्लेयर हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं और पूरी तरीके से बाजी पलट गई है, अटक गई है, लटक गई है हरियाणा की। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? क्या कांग्रेस के लूपहोल्स रहे? बीजेपी ने आखिर इतनी बढ़त कहां बना ली, जहां यह कहा जा रहा था कि वो 20 का भी अगर आंकड़ा पार कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। और जब ग्राउंड पर लोगों से जब मैं बात कर रही थी तो लोगों ने कहा कि मैडम आप ही बता दीजिए कौन सी एक ऐसी सीट है जिस पर आप ये कह सकती हैं दावे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी यहां से 100% जीत रही है। कम से कम कांग्रेस की भूपेंद्र हुड्डा की एक सीट तो है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि वो सुनिश्चित वो जीत रही है। इस तरह के लोगों के जो जहां कमेंट्स हो, जहां इस तरह की बातें लोग कहते हुए नजर आए, जनता इस तरह से नाराजगी से पूरी भरी हुई हो, इंतजार में बैठी हो कि वो बटन दबाए और वो अपना फैसला कैद करे, वहां पर अगर इस तरह के नतीजे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, रुझान हैं और जो नतीजों में धीरे धीरे तब्दील हो रहे हैं, तो कई तरह के सवाल जरूर उठते हैं। अमलेंदु जी आपसे एक कमेंट और फिर उसके बाद प्रशांत जी मैं आपके पास आ रही हूं। नहीं, बिल्कुल सवाल उठते हैं और बुशरा जी अभी ये चीज़ें बदलेंगी। अभी मैं देख रहा था कि थोड़ी देर पहले ही उनकी सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी बाइट आई है। उन्होंने कहा है कि 4 बजे तक ही जो है कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी इसी तरीके से हुआ था और ये दिखाया गया था कि 2 बजे तक कांग्रेस पिछड़ रही है और 4 बजे के बाद जो थे वो परिणाम वहाँ दूसरे हो गए। तो यही स्थिति यहाँ होगी। तो आप जिस तरीके से आप बता रही हैं कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट अब जो अपडेट होना थोड़ा शुरू हुई है, तो वो अब जो रुझान बढ़ रहे हैं वो कांग्रेस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अभी भी ये नहीं कहा सकता कि कौन किसको क्या मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर जो स्थितियां दिख रही हैं उसमें यही दिख रहा है कि 4 बजे के आसपास जाकर ही शायद कुछ स्पष्ट हो पाएगा। हो सकता है 4 से भी ज़्यादा बच जाएं, क्योंकि अगर स्थितियां इसी तरीके से बनी रहती हैं। क्योंकि अभी भी खबर ये आ रही है कि जो वेबसाइट पे अपडेट हो रहा है उसमें कई अधिक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहां चौथे या 5वें राउंड तक की है अपडेट दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। और इस बीच अपडेट ये भी कि 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रही हूं कि 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है और 3 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है। तो ये मैं लगातार आपको अपडेट बता रही हूं। इससे पहले 1-1 पर थी, फिर 2-2 पर हुई और अभी बीजेपी 3 पर ही बनी हुई है। और कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं तो कांग्रेस जो है वो 7 सीटों पर आगे फिलहाल चल रही है। माफ कीजिएगा, उसने अपनी जीत दर्ज करा ली है 7 सीटों पर और बीजेपी ने 3 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करा ली है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, क्योंकि आखिर में प्रशांत जी मैटर करेगा तो जीत दर्ज कराना ही, चाहे वो एक ही वोट से क्यों ना हो, जीत दर्ज होगी। जब डिक्लेयर हो जाएगी उसी के बाद पता चलेगा कि पूरी फुल मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिली है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो बनी है, हंग असेंबली की तरफ हरियाणा बढ़ा है या कुछ और खेल हुआ है। साइड के हिसाब से अभी कम से कम 5 सीटें ऐसी मुझे दिखती हैं जो इधर की उधर हो सकती हैं और वो 5 सीटें इस इलेक्शन का जो तस्वीर है उसका जो पॉलिटिकल तस्वीर उसको बदल देगी। लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में जितना अपडेट हुआ है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। जो अपडेट नहीं किया है और उनके पास रिजल्ट है वो तो हमको आपको मालूम ही नहीं है। तो हमारे पास कोई और साधन नहीं है उसको सिवाय इसके कि इस पे हम विश्वास करें। दूसरी जो सुक्खू कह रहे हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है 4 बजे। 4 बजे के बाद आप देखिएगा कि अपडेट तेजी से आएंगे। क्यों तेजी से आएंगे मैं बता देता हूँ। 3:30 बजे स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगा और स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद इलेक्शन के असर का ये जो टेबल दिख रही है मीडिया पे, उसका असर स्टॉक मार्केट पर नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद आप देखिएगा कि अपडेट तेजी से आएंगे 3:30 बजे के बाद से, जब स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगा। क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट ग्रीन पर है, 650 पॉइंट से ऊपर है और ये दोनों चीजें मिली हुई हैं। देखिए इसको आप नकार नहीं सकते हम आप, क्योंकि
सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस है वो दिखाता है। एग्जिट पोल में भी हमने देखा कि स्टॉक मार्केट से कैसा खेल हो रहा था। स्टॉक मार्केट में एग्जिट पोल के दौरान 400 पार पे कैसे गया स्टॉक मार्केट और कैसे फिर वो 4 जून को नीचे आया। तो इंतजार करते हैं 3:30 बजे जब स्टॉक मार्केट बंद होगा उसके बाद के आंकड़े क्या आते हैं। लेकिन अभी जो आंकड़े हैं 2:28 पे, उसमें निश्चित तौर पर नहीं कहा सकता कि फाइनल आउटकम क्या होगा। अभी दिख रहा है कि बीजेपी की सरकार है, तीन एमएलए से बीजेपी की सरकार है, 3 एमएलए की लीड से। लेकिन ये अंतिम परिणाम ही होगा ये नहीं कहा जा सकता। क्या हरियाणा हंग असेंबली की तरफ जा रहा है, क्या हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है, क्या वहां पे कांग्रेस की सरकार बन जाएगी थिन मेजॉरिटी से, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि 5 बजे तक हम लोग रिजल्ट के फाइनल आउटकम को ना देख रहे हैं। जी, 2 जो बड़ी जीत कांग्रेस को जो मिली हैं, जो बड़े मार्जिन से हैं, एक है 98,441 वोटों से जीत दर्ज की है, 1,30,497 वोट मिले कांग्रेस को। वो है फिरोजपुर जिरका यानी कि मम्मन खान की ने जीत ये दर्ज की है और मम्मन खान ने 98,441 से ये जीत दर्ज की है। 20 राउंड की काउंटिंग और 20 राउंड की इस काउंटिंग का फाइनल नतीजा आउटकम ये कि 1,30,497 वोट मिले और उसमें 98,441 से जीत दर्ज की है मम्मन खान ने। और दूसरी जो बड़ी जीत है वो है नू की, जहां आफ्ताब अहमद जो हैं उनको 91,833 उनको वोट मिले और 46,963 मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है। जो 7 अब तक सीटें कंफर्म हुई हैं कांग्रेस की, उनमें से ये 2 सीटें नू और फिरोजपुर जिरका की, ये 2 सीटें हैं जिस पर बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। और हमें मम्मन खान को नहीं भूलना चाहिए। आपको सबको पता होगा कि किस तरह से जो कुछ नू मेवात में जो हुआ था ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान, उनको कॉन्स्पिरेटर जो है वो बनाया गया था। फिर भी उसके बाद भी कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया, वो बाहर निकल कर आए और अब आप देखिए कि एक तरफा जीत उनकी हुई है फिरोजपुर जिरका से। और उनके वहां के लोगों ने, नू मेवात के लोगों ने ये बता दिया है कि उनका रुझान क्या था। और मेवात में राहुल गांधी गए थे और जो अब तक की सबसे बेहतरीन पूरी रैली उनके पूरे हरियाणा में हुई थी, उसमें मेवात उसमें शामिल है जहां गए थे राहुल गांधी। तो ये बताना भी बेहद महत्वपूर्ण। और लगातार जिस तरह से हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं, अब तक 8 सीटें हैं कांग्रेस पार्टी की जो अब कंफर्म हो गई हैं और 4 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की जो कंफर्म हुई हैं। यानी कि 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने। 1 सीट उसकी अभी बढ़ी है, 3 थी अब तक, और 1 ही सीट बढ़ गई है कांग्रेस की। 8 सीटों पर उसने जीत दर्ज की है। तो अगर जीतों में जीत जो हो रही है फिलहाल, हालांकि रुझान में कांग्रेस पीछे है काफी और भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन जो जीतों में तब्दील हो रही हैं सीटें, उसमें हम कह सकते हैं कि डबल है लगभग जीत अभी फिलहाल कांग्रेस की। हो सकता है कि जैसे जैसे और जगहों के रुझान जीत में बदले, ये कांग्रेस की जो लीड है हो सकता है वो भी बदल जाए। लेकिन जो हकीकत है, जो तस्वीर है, जो इलेक्शन कमीशन से जो डिक्लेरेशन हो रहा है, जो बहुत धीमा है, बहुत ज्यादा धीमा है। इतना धीमा मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखा कि इतनी इस तरह से ये स्पीड ये हो, वो भी एक छोटे से राज्य में जहां पर असेंबली हल्के जो है बहुत छोटे छोटे हैं, चंद हजार के हैं, वहां पर इस तरह की, ज्यादातर मैं कहूंगी चंद हजार के हैं, वहां पर भी अगर इस तरह से हो तो ये कई तरह के सवाल जरूर उठाता है, जिसको लेकर कांग्रेस भी लगातार सामने आकर अपनी बात को रख रही है। लेकिन उसने ज्ञापन सौंपा है, नहीं सौंपा है, अभी इसकी इस तरह की कोई खबरें हमारे पास नहीं आई हैं। प्रेम कुमार जी, आपके पास कोई अपडेट? तो ज्ञापन सौंप दिया गया है, यह भी अपडेट है और चुनाव आयोग ने उस पर जवाब भी दिया है, वो जवाब भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ज्ञापन सौंप दिया गया है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि काउंटिंग जिस तरह से स्लो है उसको लेकर हम इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन सौंपेंगे। क्या ज्ञापन से बात बन जाएगी? क्या इलेक्शन कमीशन वाकई में कांग्रेस की बात को सुनकर कोई एक्शन लेगा? क्योंकि ज्ञापन सौंपने का मतलब तो यह है कि जो वो अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं
उस पर किसी तरह का एक्शन इलेक्शन कमीशन ले, तभी तो बात बनेगी, वरना तो आप ज्ञापन सौंपते रहिए अगर उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है तो। प्रेम कुमार जी, वैसे तो इलेक्शन कमीशन के साइट पर सीधे लिखा ही हुआ है कि रिटर्निंग ऑफिसर से की ओर से डाला जा रहा आंकड़ा ही है, डिस्क्लेमर करके दिया हुआ है, और एक्चुअल जो आंकड़ा होगा वो फॉर्म 20 में होगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो उनका बहाना तो पहले से रेडी है, पहले ऐसा लिखा नहीं जाता था लेकिन इस बार लिखा गया है। उसके हम ये कह रहे हैं कि अभी तक 13 सीटें मैंने देखी हैं, जहां पर कि राउंड्स के हिसाब से और मार्जिन के हिसाब से देखें तो इसमें पूरी गुंजाइश है। जहां बीजेपी लीड कर रही है 13 सीटों पर, वो सीटें बदलने के चांसेस होंगे। जैसे फतेहाबाद की सीट है, 16 राउंड हो चुके हैं, 2 राउंड बाकी है, 16/18, तो ये 42 सीटों का केवल फर्क है, सिर्फ 42 सीट। तो ये सीट है जो फर्क हो सकता है। उसके बाद आप नांगल चौधरी सीट है जो कि 13 राउंड हो चुके हैं, 19 राउंड होना है, उसमें 524 वोट का फर्क है केवल। बीजेपी 524 वोट से आगे चल रही है। इसके अलावा दादरी की सीट है जो कि 12 राउंड हो चुके हैं, 18 राउंड होना है, 1127 वोटों का फर्क है। और आप देखें होडल की सीट है, 12 राउंड हो चुके हैं, 15 राउंड होना है, यहाँ 477 वोटों से केवल लीड कर रही है बीजेपी। तो इसके अलावा बाकी बहुत और भी सारी सीटें हैं जो कि थोड़ा 5000 के आसपास या उससे कम की है। जैसे इंद्री है, 12 राउंड हुए हैं, 16 राउंड होना है, 4086 वोट से बीजेपी आगे है। घरौंदा ये 10 राउंड हुआ है, 18 राउंड होना है, 8 राउंड बाकी हैं और 4656 की लीड है बीजेपी को। असंध में 11 राउंड गिनती हुई है, 18 राउंड होना है, 3882 वोटों की बढ़त है। आदमपुर में रुका हुआ, बहुत देर से रुका हुआ है 8 राउंड पर, हालांकि यहाँ 13 राउंड ही होना है, 8 राउंड पर रुका हुआ है, 3770 वोट से आगे है। और इसके अलावा बावरी खेड़ा जो जिसमें 13 राउंड की काउंटिंग हुई है, 17 राउंड होना है, ये 5926 है। हालांकि ये हमारे लिखते लिखते इससे पहले 12 राउंड पर था तो 4568 की लीड थी और 13 राउंड हुआ तो थोड़ा और लीड बढ़ के 5926 हुआ। तो ऐसे केसेस में जब लीड बढ़ती है तो हम उसको बहुत ज्यादा काउंट नहीं कर सकते, ऐसा भी है अगर लीड बढ़ती है तो, मगर परिवर्तन के चांसेस हैं। महेंद्रगढ़ में 15 राउंड गिनती हुई है, 16 होनी यानी एक केवल बाकी और 3042 की लीड है। तो ये एक राउंड में शायद ही कवर अप हो पाए, ये हो सकता है कि बीजेपी जीत जाए। नांगल चौधरी में जो है 13 राउंड हुई है, 19 राउंड में ये हम बोल चुके थे 524 वोट से का फर्क है। इसी तरह से बाढ़रा सीट है, 12 राउंड हुई है, 18 राउंड होना है और यहाँ 6323 की लीड है। तो कुल मिला के 13 सीटों पर हम देख रहे हैं कि ये नजदीकी मामला बना हुआ है जिसमें कि परिवर्तन हो सकते हैं। नंबर ऑफ राउंड्स बहुत ज्यादा हैं, अगर 5-6 हजार का भी फर्क है, 4 हजार का फर्क है, 3 हजार का फर्क है और कुछ सीटें तो कम से कम 3 से 4 हमने बताई, जो 42 का फर्क है, 477 का फर्क है, 524 का फर्क है, 1127 का फर्क है। ये 3-4 सीटें तो कभी भी चेंज हो सकती हैं। जी पूर्ण आपने एक तरह से पूरी तस्वीर यहाँ सामने रख दी कि कहाँ किस तरह की सिचुएशन तस्वीर जो है वो फिलहाल बनी हुई है। और कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो जीत हमारी 10 से 12 सीट पर अब तक हो चुकी है उसको डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, प्रोसेस को स्लो बनाया जा रहा है और जीत डिक्लेयर करने में वक्त लगाया जा रहा है। ये कांग्रेस का इल्जाम है। कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी जीत जो है वो 10 से 12 सीट की अब तक हो चुकी है, लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। तो आखिर ये वक्त क्यों लिया जा रहा है, क्यों नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है? पहले काउंटिंग में को पूरी तरीके से स्लो किया जाता है और फिर उसके बाद जीत दर्ज करने में भी पूरा का पूरा आप ये देखें कि वक्त लिया जाता है। ये महत्वपूर्ण जाहिर सी बात है, ये सवाल है। तो लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि कौन सी सीट पर
क्या क्या किस तरह के आंकड़े जो हैं वो फिलहाल उभर रहे हैं। और अभी की अगर हम बात करें तो लगातार मैं बार बार रिफ्रेश इस उम्मीद में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को कर रही हूं सुबह से, जब से बैठी हूं कि कुछ यहां बदले, कुछ उस तरह से बदले कि हम ये कह पाएं कि देखिए अब हरियाणा ने ये तय किया है और हरियाणा में ये होने जा रहा है। लेकिन वो तस्वीर उस तरह से बदल नहीं रही है। हरियाणा के लोग भी टकटकी लगाए स्क्रीन पर बैठे हैं कि क्या हमने जो ईवीएम में कैद किया, क्या वाकई वो नतीजे आ रहे हैं। ये उनके जहन में जरूर सवाल उठ रहे होंगे। और अभी की अगर हम बात करें तो 8 सीटों पर जीत डिक्लेयर हुई है कांग्रेस की और 4 सीटों पर जीत डिक्लेयर हुई है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो हम बता रहे हैं आपको। और जाहिर सी बात है ये कई तरह के सवाल जरूर उठा रही है कई जगहों पर, जिस तरह से अभी प्रेम कुमार जी ने जो तस्वीर सामने रखी है। और प्रेम जी और प्रशांत जी प्रशांत जी आपको जोड़ना चाह रहे हैं। वो आंकड़ा 47 और 37 हो गया है। बीजेपी 47 और कांग्रेस 37 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। जी बिल्कुल 47 और 37 हो गया है। अभी बस मैंने 1 सेकंड पहले रिफ्रेश किया और देखिए फिर से वो तस्वीर जो है वो बदली है 47 और 37, यानी कि बीजेपी सिर्फ जो जादुई आंकड़ा है यानी कि 46, 90 विधानसभाएं 90 में से सरकार बनाने के लिए चाहिए 46, उससे मात्र 1 आगे है अभी। और भारतीय कांग्रेस की बात करते हैं तो 47, यानी कि उसको 9 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो अभी भी पूरी की पूरी हम कह सकते हैं कि बाजी अभी पलटी नहीं है कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस इसीलिए शायद हताश निराश तो थोड़ी नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है वो पूरी उम्मीद भी हो। जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो बयान आया और उसमें उन्होंने कहा कि 4 बजे कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हुई थी, तो क्या हरियाणा में भी 4 बजे तक तस्वीर साफ होगी? क्या अभी हमें 1-1.5 घंटे का इंतजार और करना होगा? ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम लगातार जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं और जो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जलील राठौर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर में तो पूरी तरीके से बीजेपी ने शायद ये सोचा नहीं होगा कि क्या होने जा रहा है, लेकिन वो पूरी तरीके से बाजी पलट गई। जलील साहब, मैं आपके पास लौट रही महत्वपूर्ण बात है वो जरा सुनवाना चाहूंगी दर्शकों को। अभी सारे नतीजे आने दीजिए, उसके बाद हम बात कर सकते हैं ना। अभी तो सारे नतीजे आए नहीं, लेकिन जहां जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिली है वहां जाहिर सी बात है कि हम वोटरों का तहे दिल शुक्रगुजार हैं। शायद उम्मीद से ज्यादा लोगों ने अपने वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नवाजा। अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने आप को इन वोटों के काबिल जो है साबित करें, जो हमारी कोशिश रहेगी। अभी सारे नतीजे आने दीजिए, उसके बाद हम बात कर सकते हैं ना। अभी तो सारे नतीजे आए नहीं, लेकिन जहां जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिली है वहां जाहिर सी बात है कि हम वोटरों का तहे दिल शुक्रगुजार हैं। शायद उम्मीद से ज्यादा लोगों ने अपने वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नवाजा। अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने आप को इन वोटों के काबिल जो है साबित करें, जो हमारी कोशिश रहेगी। अभी सारे नतीजे आने दीजिए, उसके बाद हम बात कर सकते हैं ना। अभी तो सारे नतीजे आए नहीं, लेकिन जहां जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिली है वहां जाहिर सी बात है कि हम वोटरों का तहे दिल शुक्रगुजार हैं। शायद उम्मीद से ज्यादा लोगों ने अपने वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नवाजा। अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने आप को इन वोटों के काबिल जो है साबित करें, जो हमारी कोशिश रहेगी। अभी सारे नतीजे आने दीजिए, उसके बाद हम बात कर सकते हैं ना। अभी तो सारे नतीजे आए नहीं, लेकिन जहां जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिली है वहां जाहिर सी बात है कि हम वोटरों का तहे दिल शुक्रगुजार हैं। शायद उम्मीद से ज्यादा लोगों ने अपने वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नवाजा। अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं
और हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने आप को इन वोटों के काबिल जो है साबित करें, जो हमारी कोशिश रहेगी। अभी सारे नतीजे आने दीजिए। तो उमर अब्दुल्ला को आप फिलहाल यहां पर सुन रहे थे। जाहिर सी बात है उमर अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के, और जहां अभी कुछ महीने पहले वो चुनाव हार गए थे इंजीनियर रशीद से, और अब आप ये देखें कि किस्मत कैसे पलटती है। अब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये लगभग तय ही माना जा रहा है कि वो वही जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो इसी तरह से सियासत में बाजियां पलटती हैं, जहां एक तरफ यह था कि उमर अब्दुल्ला देखिए अपनी सीट हार गए, वो भी इंजीनियर रशीद से, और वो भी बड़े मार्जिन से वो हारे थे। अब आप ये देखिए कि वो उसी राज्य के केंद्र शासित राज्य के अब वो मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। तो इसी तरह से चीजें पलटती हैं, और ऐसी ही चीजें जो हैं वो हरियाणा में भी पलट रही हैं कांग्रेस के लिए। अभी अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देखिए आपको अगर सही तस्वीर बिल्कुल देखनी है तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि हम बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पार्टी का फेवर किए, हम आपको सिर्फ वो बता रहे हैं जो आपको जानना जरूरी है फिलहाल। खासतौर पर हरियाणा के लोग और हरियाणा के साथ ही जो पूरे देश के लोग ये देखना चाहते हैं कि आखिर हरियाणा जा किधर रहा है, हरियाणा ने क्या डिसाइड किया है, क्या वाकई में वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्या वहां पर कांग्रेस सरकार बनाने में नाकाम रहेगी। तो अभी मैं आपको यह कह सकती हूं कि अभी खेल पूरी तरीके से खुला है, और लग ये रहा है कहीं ना कहीं कि यह हंग असेंबली की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी ये शॉर्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ चीजें इस तरह की हैं, कुछ जो डिक्लेयर नहीं की गई है सीटों पर जीत भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इस बीच हमारे साथी अतुल सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी आपका स्वागत, और हमारे तमाम साथी लगातार बने हुए हैं। और जलील राठौर जी आपसे रिएक्शन जम्मू कश्मीर को लेकर, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा है उसको लेकर, और फिर उसके बाद में प्रेम कुमार जी और अतुल सिन्हा जी आपके पास आ रही हूं। चलाई शायद आधा घंटा पहले की है, क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था एक सोशल मीटिंग के लिए, वहीं से मैं आपको ज्वाइन कर गया और शायद मैं अच्छी तरह अपना प्रतिक्रिया नहीं दे सका। तो रास्ते में मैं वापस आ रहा था, ये बडगाम की तरफ जाने वाला रास्ता है जहां से उमर अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इलेक्शन लड़ा था, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा था, तो एक तो गांधरबल से और एक बडगाम से। तो उमर अब्दुल्ला वहां की तरफ बड़ी तेज रफ्तारी के साथ जा रहे थे। जब उनकी कामयाबी की, वो जीत गए हैं इलेक्शन, तो वो उस तरफ जा रहे थे। गांधरबल उनकी कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां से उनके वालिद साहब, उनके दादा वगैरह जीत के, और वो खुद भी जीत के आए थे। लेकिन बडगाम एक नया तजुर्बा था। बडगाम एक नया तजुर्बा था, वो इसलिए कि इससे पहले भी उन्होंने बीरवा से लड़ा था, लेकिन बडगाम जो है वो आगा रूहुल्ला का इलाका है, और यहाँ से ट्रेडिशनल कोई न कोई उनकी फैमिली या उनकी विचारधारा का इलेक्शन लड़ता है। लेकिन यहाँ के लोगों ने आज कुर्बानी करके उमर अब्दुल्ला को जगह दे दी इलेक्शन लड़ने के लिए, और जिताया भी। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी, उमर अब्दुल्ला के बारे में एक और बात बताऊं, वो ये कि उनमें भी जो शायद खानदानी एरोगेंस का एक उनसुर शामिल था उनकी पर्सनैलिटी में, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया है, और उनमें काफी ह्यूमिलिटी आ गई है। और गुज़श्ता इलेक्शन जो हमारा पार्लियामेंट था, उसको भी उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से, और ये कह के कि ये मेरी ही कमजोरियां होंगी, मेरी जात में कोई कमजोरियां होंगी, मेरे काम में कोई कमजोरी होगी, जिससे मैं इलेक्शन हार गया। और बाकी जो बाहर से आया हूं मैं, एक और बात आपको बता दूं कि यहाँ पे खुशियां मनाना शुरू हो गया लोगों की तरफ से, और चारों तरफ पटाखों की आवाजें आ रही हैं। अब इस इलेक्शन में जो अभी तक के नताइज आए हैं, उसमें एक बहुत ही रोचक बात यह है कि अल्ताफ बुखारी जो अपनी पार्टी के ये सदर हैं, और जिनके बारे में बताया जाता था कि ये बीजेपी की बी टीम है, हार गए छानपुरा से। और इसी तरह
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो आबिद अंसारी हैं, जो पटन से हार गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट से, वो सीट भी ट्रेडिशनल रिवायतन वो शिया डोमिनेटेड एरिया है और आबिद अंसारी की वहां पे वो उनके पीरी मुरीदी का मामला है। उनके वालिद इफ्तिखार अंसारी भी वहां से ही इलेक्शन लड़ते थे। आज उस इलाके ने भी ये वाज़ेह कर दिया कि कश्मीरी बीजेपी से नाराज हैं और अगर बीजेपी के करीब कोई पार्टी है उसको वोट नहीं देंगे। ये बहुत अजीब है, अपनी रिवायत से हट के लोगों ने आज वोटिंग की है, जो कि एक बहुत ही मतलब सकारात्मक पॉजिटिव बात है जिसको कहेंगे कि लोगों ने खुलकर और मिलजुल कर एक ही आइडियोलॉजी अपना के बीजेपी के खिलाफ वोट किया है और उसके नताइज अब सामने आ रहे हैं। और कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर हैं जैसे पीरजादा मोहम्मद सईद हैं और इसी तरह कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं GA मीर, वो डूरू से जीत गए हैं। लेकिन जो अपेक्षा थी कांग्रेस की यहाँ या खासकर जम्मू डिवीजन में, उससे थोड़ा नाउमीद हैं लोग कि उससे थोड़ा ये हो गया है कि जिस तरह के नताइज आने चाहिए थे उस तरह के नताइज नहीं आए हैं। बहरहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है और दूसरी बात इस इलेक्शन से जो उभर कर सामने आई है वो ये कि अगर कोई बीजेपी के साथ जाता है, कश्मीर डिवीजन की कोई भी पार्टी रीजनल बीजेपी के साथ जाती है तो वो अनटचेबल हो जाती है। उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है कि उसका एड्रेस भी नहीं मिलता है। जैसा कि आपने देखा इल्तिजा मुफ्ती भी हार गई हैं, जो अपनी ट्रेडिशनल उनकी सीट थी फैमिली की पटन ये बिजबिहाड़ा से, वो हार गई हैं। अल्ताफ बुखारी हार गए हैं, आबिद अंसारी हार गए हैं। एक और शख्स हैं जिनके बारे में मैं बहुत देर से कहीं, पता नहीं आपकी चैनल पे भी शायद कहा हो मैंने, जिनको नजरअंदाज किया गया था, वो हैं CPIM के तारिक आमी साहब। उन्होंने अपनी सीट रिटेन की है जो अपनी ट्रेडिशनल सीट है और वो गुपकार अलायंस का एक हिस्सा है। अब पहले ये शक था कि जो 5 लोगों को मनोनीत किया गया है, शायद अगर कुछ ऐसी स्थिति बने कि जहां पे बीजेपी को लगे कि इन 5 जो विधायक हैं जिनको नॉमिनेट किया जाएगा उनकी जरूरत पड़े तो शायद उनको वोटिंग राइट गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए देने के लिए संकोच नहीं किया जाता। हालत यह है कि अब जो सरकार बनाने के लिए मैं 95 सीट की बात करूंगा, 90 की नहीं, तो 48 सीटों की जरूरत है। तो उससे शायद आगे ही चला गया है आंकड़ा। तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसा कि आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला नेक्स्ट PM होंगे और हम उम्मीद यही करेंगे कि जो भी अगली हुकूमत आएगी वो जम्मू कश्मीर के हितों के लिए और यहाँ पर जो भी लोगों को परेशानियां हैं, मसाइल हैं, वो हल हो जाएंगे। और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि मरकज ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट में यहाँ की हुकूमत को एम्पावर करेगी और यहाँ के स्टेटहुड को बहाल करेगी। अगर ये दो चीजें नहीं होंगी जाहिर सी बात है और इसी उम्मीद से कश्मीर के लोगों ने वोट भी किया है। और फिलहाल मैं आपको बताऊं 9 सीटों पर कांग्रेस आगे है और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, जीत चुकी है, जी माफ कीजिएगा, जीत चुकी है। 9 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। जीत का अगर मार्जिन देखें तो 5 सीटें ज्यादा जीत चुकी है अब तक कांग्रेस, और जीत ही मैटर करती है। और इस बीच भूपेंद्र हुड्डा की एक अहम बाइट आई है और उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारी जगहों पर जो काउंटिंग है वो ना सिर्फ स्लो है बल्कि रोक दी गई है। सुनिए आप भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा है। और कई जगह काउंटिंग की गई है, तो मेरा एक तो सभी जो काउंटिंग एजेंट हमसे साथियों से निवेदन है कि आप में डटे रहो, मेजोरिटी आ रही है। सर आप इतने शांत रहो। सर आप इतने सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 साल तक। आज 2:30 बजे जब काउंटिंग हो रही है, क्या आप पूरी जिम्मेवारी से ये बात अपने जो कार्यकर्ता है उसको बता रहे हैं? हाँ, मेरे पास खबर है, कई जगह काउंटिंग रुकी हुई है, जैसे रोहतक शहर की रुकी हुई है और कई जगह है जो कंफ्यूजन के लिए डाटा अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड की हो गई है, 11 राउंड तक, 12 राउंड तक हो गई है, 7 राउंड तक का डाटा किया है। कई जगह
जो जैसे थानेसर है वहाँ जीत, हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी ले आया, वो भी अभी इसमें नहीं डाल रहे हैं। इस प्रकार से कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। डाटा अपडेट कराने में इलेक्शन कमीशन हुआ तो डाटा अपडेट करें, और जैसे मैंने कहा ये खेल है, बॉल कभी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। तो अभी आपने भूपेंद्र हुड्डा को यहां पर सुना और वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए यहां पर दिखे। उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी हमारी आएगी, आखिर में गोल हम ही मारेंगे। यानी कि वो सामने आए हैं कहीं ना कहीं, जो एक तरह से मनोवैज्ञानिक जो बढ़त बढ़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, जीत से पहले जीत का जश्न वो मनाती हुई नजर आ रही है। वो गलती कांग्रेस ने भी की थी, उसमें कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको डटे रहने की हिदायत देने के लिए मीडिया के सामने आए हैं। उनका यह साफ तौर पर कहना है कि मेजॉरिटी हमारी आएगी, हम सरकार बनाएंगे और आखिरी गोल जो है वो हम ही दागेंगे, ये उनका कहना है। अब देखना है कि जब ये पूरे के पूरे नतीजे सामने आएंगे तो किस तरह से तस्वीर जो है वो बदलती है, क्या वाकई में उनके दावों में दम है। क्योंकि जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तब उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नंबर तो उन्होंने तब भी नहीं दिए थे कैन पूछने पर, लेकिन ये जरूर वो बिल्कुल आत्मविश्वास से एकदम लबरेज थे और उनको लग रहा था कि हमारी सरकार आने ही जा रही है। एक कमेंट प्रेम कुमार जी आपसे और फिर अतुल सिन्हा जी आपसे। जी बुशरा जी, थोड़ी देर पहले जो हम लिस्ट बता रहे थे कि 13 सीटों पर ऐसा है कि बहुत कम मार्जिन है, उसमें 2 और सीट जोड़ लेते हैं, जैसे डबवालियन है। इसके अलावा जिस सीट का हमने जिक्र किया था मांगल चौधरी में, जिसमें बीजेपी आगे थी 524 वोट से, उसमें एक और राउंड की गिनती का अपडेट होने के बाद अब कांग्रेस आगे हो गई है। हमने बताया था कि चेंज होगा, तो अब यहाँ कांग्रेस आगे हो गई है 1023 वोट से। तो इसका मतलब है कि ये जो हम कह रहे हैं कि सीन बदलेगा, सीन बदलता हुआ दिख भी रहा है। और 13-15 सीट तो मेरे पास है, और एक सीट का जिक्र जो वो कर रहे थे अभी भूपेंद्र हुड्डा जी, थानेश्वर की सीट, वहां भी कुछ समय पहले तक बीजेपी ही आगे चल रही थी, लेकिन वो सीट अब करीब 3000 के मार्जिन से कांग्रेस जीत गई। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितने राउंड की गिनती होनी है उतने राउंड की हो चुकी है, घोषणा नहीं की जा रही है, ये बात वो कह रहे थे, और इसमें भी घोषणा नहीं की जा रही है, लेकिन पूरी गिनती हो गई है और कांग्रेस 3000 से ज्यादा वोटों से आगे है। तो जो हाँ पीछे थी वहां आगे होने का 2-3 उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं, जो कि सब उदाहरण रख पाना तो हमारे लिए संभव नहीं है। हम तो इंडिविजुअल बेसिस पर ही रिसर्च कर सकते, देख सकते हैं और बता सकते हैं। कहने का अर्थ है कि ओवरऑल देखा जाए तो ये चुनाव अभी भी खुला हुआ है। अगर बीजेपी के पास 48 सीट है तो 5 सीट इधर आ जाता है, तो कांग्रेस और बीजेपी बराबर हो जाती है, 36-5 41 बीजेपी हो जाती है और कांग्रेस हो जाती है, और बीजेपी घट करके वहीं 42 पहुंच जाती है, लगभग आसपास हो जाती है। 5 से 6 सीट का फर्क है एक दोनों के करीब आने पर, और उस यहाँ तो 10-12 सीटों की सूची है जहां पर कि यह फर्क हो सकता है। यानी कांग्रेस के बीजेपी पर लीड लेने के पूरे आसार हैं, भले 46 का मैजिक फिगर पाना मुश्किल हो। जी और जी आप कुछ ऐड करें अमरिंदु जी। मैं केवल यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ फिर निकल जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से अभी बात कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाने में, बता रहे हैं कि हम मार्जिन पे हैं और हम जीत सकते हैं, उनकी बात हो रही है। सवाल ये है कि जो कुमारी शैलजा हैं वो इस समय क्या कर रही हैं, जो मुख्यमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार थी कल शाम तक, वो क्या इस तरीके का कोई उत्साहवर्धन कर रही हैं कि उनके अभी कहीं संपर्क है? और देखिए जो खबरें आ रही हैं, जिन सीटों पे कांग्रेस हार रही है, वो अधिकांश सीटें वो हैं जो कुमारी शैलजा ने टिकट दिलवाए थे और उसके बाद खुद गई भी नहीं थी वहाँ प्रचार करने के लिए। अधिकांश सीटें वही हैं जो कांग्रेस हार रही है। तो ये क्या, अब ये कांग्रेस की अपनी अंदरूनी चीज़ें वो क्या करती है क्या नहीं करती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें इस तरफ भी देखनी पड़ेंगी। हालांकि अभी भी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, उनके संपर्क हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं से कहना कि हिलो मत। और ये बात मैं भी काफ़ी देर से कह रहा हूँ बुशरा जी, कि ये पूरी लड़ाई जो है वो काउंटिंग टेबल्स पर रह गई है। काउंटिंग टेबल्स पे अगर कांग्रेस के काउंटिंग एजेंट्स मजबूती के साथ डटे रहेंगे तो ये जीत के ले जाएंगे, और जरा भी ढीले पड़े तो फिर बीजेपी फिर इसको ले जाएगी।
जी बिल्कुल। और यही बात लगातार कांग्रेस को लेकर लगातार जब आकलन होता है तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि आपने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, आपने बहुत महत्वपूर्ण आपने मुद्दे उठाए, आपने अपनी जी जान आपने लगाई, और उसके बाद जो असल चीज होती है कि अपने वोटर्स को वोटिंग सेंटर्स तक लेकर आना, उसके बाद जब आप वोटिंग कंप्लीट हो जाए तो जो काउंटिंग सेंटर्स हैं और जो स्ट्रांग रूम्स हैं उनकी रखवाली करना और काउंटिंग सेंटर्स पर डटे रहना वहां पर जब तक आप जीत का सर्टिफिकेट अपने हाथ में ना लेने, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब तक जीत का सर्टिफिकेट आपके हाथ में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपकी जीत भी डिक्लेयर नहीं हुई, और जीत ही मायने रखती है, चाहे रुझानों में कोई आगे रहा हो पीछे रहा हो। सुबह तक कांग्रेस थी, फिर बीजेपी हो गई, पहले कांग्रेस ने जश्न मनाया, बीजेपी जश्न मना रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे यानी कि दिन के आखिर में कौन जश्न मनाएगा महत्वपूर्ण ये हो जाता है। अतुल सिन्हा जी, क्या लग रहा है किस तरफ बढ़ रहा है हरियाणा? आप तो हरियाणा को बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं बुशरा जी, जैसे सुबह से चर्चा चल रही है और उसमें लगातार उतार चढ़ाव का जो दौर है, और इलेक्शन कमीशन खुद भी अभी जो ताज़ा अपडेट है उसमें आप देखिए कि कहाँ वो 50 के ऊपर बीजेपी जा रही थी, अब वो धीरे धीरे उतर के 46-47 तक आ गया है ये आंकड़ा, और अब लेटेस्ट अगर आप देखें फिर 48, यानी ये बहुमत से 1 या 2 आगे अभी दिखा रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रेम कुमार जी ने ये बताया, अपना विश्लेषण दिया कि भाई 15 सीटें ऐसी हैं जिस पे बहुत कांटे की टक्कर है और उसमें काफ़ी अभी मैदान खुला हुआ है कि कांग्रेस उसको जीत भी सकती है। ठीक है, 15 में से 5, 6, 7 सीटें भी अगर कांग्रेस के खाते में जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुमत के आंकड़े में तो कोई भी दल पहुंचता हुआ नज़र नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल। बीजेपी लाख ये दावा करे, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करे, लेकिन स्थितियां अभी पलटती हुई दिख रही हैं और आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि स्थिति बदलेगी और काउंटिंग का जो ट्रेंड है वो लगातार बदल रहा है। जैसे अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि कहीं काउंटिंग रोकने की जो कोशिश हो रही है और जीत डिक्लेयर हो गई है, जीत हो गई लेकिन डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। जी। तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है अभी फिलहाल। अब लोकसभा चुनाव के दौरान भी जिस तरह से बीच में काउंटिंग को डिले किया गया, रोक दिया गया और बहुत समय तक, कई घंटों तक लोगों के पास कोई सूचना नहीं पहुंची, कोई अपडेट नहीं पहुंचा, लगभग वही स्थिति इस बार हरियाणा में देखने को मिल रही है। और जाहिर सी बात है, सवाल सुबह से उठ रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता से लेकर के कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं और ये बहुत सीधा सा सवाल है कि आखिर ये डिले हो क्यों रहा है, क्या वजह है, क्या तकनीकी वजह से। इसकी तरफ से कोई सफाई भी कोई देने को तैयार नहीं है और इलेक्शन कमीशन भी अभी इस बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन हाँ, अभी जो आंकड़े नज़र आ रहे हैं, जो अभी धीरे धीरे अपडेट्स आ रहे हैं, उससे ये बहुत साफ है कि चीज़ें अभी बदलने वाली हैं। आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तस्वीर जो है वो और साफ़ होगी। और कांग्रेस के लिए अभी भी राहुल गांधी ने जो मेहनत की उसका असर साफ साफ नज़र आ रहा है। आप तो इतने लंबे समय तक हरियाणा के तमाम इलाकों में घूमी, लोगों से बातचीत की, जो ट्रेंड था वो साफ साफ नज़र आया कि कांग्रेस के पक्ष में ये पूरा का पूरा माहौल, पूरी की पूरी हवा बनी हुई है। और ऐसा नहीं है कि चुनाव के नतीजे चाहे जो भी आए, कांग्रेस की जो स्थिति पिछले कई सालों से वहाँ रही है उससे बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर रही है कांग्रेस। और अगर कुमारी सैलजा का फैक्टर भी लें कि उन्होंने आखिर वक्त में बहुत सारी ऐसी स्थितियां पैदा हुई, वहाँ पर आपसी इंटरनल कंट्रडिक्शंस पैदा हुए, सामने आए, लेकिन बावजूद इसके जो स्थिति है अभी बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी और लग रहा है कि ये सारी एनालिसिस जो हम सब कर रहे हैं कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता के मिजाज को समझते हुए वहाँ का जो इलेक्शन नतीजा है वो सामने आएगा।
बिल्कुल, और उसका इंतज़ार हम सबको है क्योंकि एग्जैक्ट जो रिजल्ट हैं वही आखिर में मायने रखते हैं और उसी का इंतज़ार हमें करना होगा कि एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आते हैं। रुझान क्या कहते हैं, रुझान बदल रहे हैं, रुझान कितने बदलते हैं और किसके हक में बदलते हैं, इसका इंतज़ार हम सबको करना होगा। और लगातार जो हरियाणा के लोग ये सोच रहे थे कि 12-1 बजे तक उनके पास बिल्कुल तस्वीर एक तरह से साफ होगी, 12 बजे तक ही, एक तो असेंबली के इलेक्शन में बहुत ज्यादा हो जाता है, 12 बजे तक लगभग ये साफ हो जाता है किसकी सरकार बनने जा रही है, जो हमने जम्मू कश्मीर में देख लिया। लेकिन हरियाणा में बिल्कुल एकदम नेक टू नेक, एकदम कांटे की टक्कर जो देखने के लिए मिल रही है उसकी उम्मीद नहीं थी। वो लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी बहुत कंफर्टेबली यहां पर सरकार बना लेगी और एक नहीं लगभग 100% यानी कि 100 में से अगर 100 एग्जिट पोल अगर हुए होंगे तो उन सब में यही बताया गया कि कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बन रही है। किसी में ज्यादा हो सकती है सीटें, किसी में कम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस कंडीशन में आ सकती है कि वो सरकार बना ले या फिर हंग असेंबली की तरफ वो लेकर चले जाए चुनाव को। ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन फिलहाल कुछ इसी तरह से ही ये तस्वीर हरियाणा की आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रशांत जी क्या कहेंगे अभी फिलहाल, क्या आपको लग रहा है? आपने कहा था 3 बजे के बाद थोड़ी चीजें बदलेंगी, 3:30 के बाद आपने बोला था, तो अभी थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग थोड़ा और इंतजार हमें करना होगा। क्या आपको लग रहा है 4-4:30 तक जाके कहीं ये पता चलेगा कि जो जश्न मना रही थी कांग्रेस उसका जायज था या बीजेपी अब जो जश्न मना रही है उसका जायज है? नहीं कह सकते, ये चुनाव कहीं भी जा सकता है। बीजेपी अभी मैजिक मार्क से सिर्फ 2 सीट आगे है और जैसा प्रेम कुमार जी ने बताया कि कितनी सीटों पर बहुत ही क्लोज फाइट चल रही है। जब ये क्लोज फाइट चल रही है, काउंटिंग टेबल पे मुस्तैदी से लोग लगे हुए हैं, उनकी निगाह हटेगी तो नतीजा कुछ और हो जाएगा। और अभी अमरेंद्र जी पूछ रहे थे कुमारी शैलजा क्या कर रही हैं। कुमारी शैलजा वही कर रही हैं जो पिछले 1 महीने से कर रही हैं कि वो इंटरव्यू दे रही हैं और वो इंटरव्यू देकर ये माहौल बना रही हैं कि कांग्रेस हार चुकी है चुनाव और पार्टी के अंदर कुछ गड़बड़ था, नीतियां गड़बड़ थी, ओवर कॉन्फिडेंस था, तमाम बातें। वो महासचिव है पार्टी की। आप देखिए कि पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं टीवी चैनलों पे आके। पार्टी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि जी हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन कुमारी शैलजा वो आ रही हैं और मीडिया में इंटरव्यू देकर कंफ्यूजन क्रिएट कर रही, वही काम कर रही हैं जो पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने किया। ये कांग्रेस पार्टी का कॉल है कि उनको क्या करना है इनके बारे में। और अभी दिल में छत्तीसगढ़ की बात भी आपने की थी, छत्तीसगढ़ की इंचार्ज भी कुमारी शैलजा ही थी। तो ये कांग्रेस पार्टी की कॉल है और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि कुमारी शैलजा ने जो किया, बीजेपी में कोई नेता करके दिखा दे कि वो पार्टी में रहे भी, पद पे भी रहे और वो इस तरीके के इंटरव्यूज देता रहे, गायब हो जाए कैंपेन से, ये किसी पार्टी में संभव नहीं है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की कॉल है कि उनको क्या करना है। और जहां तक स्टॉक मार्केट की बात है, मैंने आपसे कहा था, तो अडानी जी के लिए खुशखबरी है कि उनका शेयर 4% से भी ऊपर 4.4% उनका शेयर आज जंप किया है। तो उनके निवेशकों को जरूर, ये निवेशकों को उम्मीद है कि हरियाणा की सरकार बनेगी बीजेपी की, तो अडानी जी का वारा न्यारा होगा वहाँ पे। और जो किसान आंदोलन के दौरान जो मुद्दे उठे थे वो अब ठंडे बस्ते में चले जाएंगे और अब वापस जो है तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री है और तीसरी बार बीजेपी की सरकार है। तो हरियाणा में जो उनके प्रोजेक्ट्स रहे होंगे वो अब जो है वो एक शेप लेंगे। तो निवेशकों का अपना अनुमान है और निवेशकों ने अडानी जी पर आज पैसों की बारिश की है। 4.5% शेयर बढ़ना बड़ी बात है। तो ये तो है, लेकिन अभी 25 मिनट करीब बचे हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन अभी भी जो तस्वीर हमारे सामने है, देखिए किसी की भी हवा नहीं थी अगर ये माना जाए तो, जो आंकड़ों के हिसाब से। तो हवा तो हमने देखी, हम तो वहाँ थे
तो लेकिन आंकड़ों के हिसाब से तो देखा जाए तो किसी की भी हवा नहीं थी। बीजेपी ने बहुत मुश्किल से एक मेजॉरिटी हासिल की है। अभी तक जो रुझान और नतीजे मिलाकर जो 48 सीटें हैं तो मैजिक फिगर से केवल 2 ज़्यादा हैं और इसमें अभी भी कुछ भी हो सकता है वाली स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, अभी भी कुछ भी हो सकता है। और फिलहाल अगर हम देखें तो 10 सीटों पर कांग्रेस की जीत डिक्लेयर हो गई है और 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत डिक्लेयर हुई है। तो जीत के हिसाब से अगर हम देखें तो लगातार कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। लगातार जब से जीत डिक्लेयर होने का सिलसिला शुरू हुआ है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जैसे जैसे अपडेट कर रहा है। तो ये अपडेट तो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन जुलाना से महत्वपूर्ण जीत विनेश फोगाट ने दर्ज की है। वो सीट बिल्कुल भी आसान नहीं थी। बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी वहां पर झोंकी हुई थी और उसने अपने लिए एक अना का मामला बनाया हुआ था और वहां कांग्रेस जो है बहुत लंबे वक्त से नहीं जीती थी। एक मुश्किल चयन उन्होंने किया था सीट का, लेकिन वहां से 6000 से ज्यादा से जीत दर्ज की है विनेश फोगाट ने। और आपको सुनवाना चाहेंगे जीत दर्ज करने के बाद विनेश फोगाट ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप जरा। नहीं हो पाएगा, आपको बधाई। एक रुको, सिंगल नहीं होगा, फिर लगा लो, भी लगाना जिसको। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने अपने प्रतिद्वंदी जीत किया है। कौन सा दाव चला? दूसरे जो लोगों का प्यार प्रेम था और लोगों की लड़ाई थी, लोगों ने जीती है। हमारा तो बस ठीक है, हमारा चेहरा था, लेकिन लोगों ने जो प्यार विश्वास दिलाया है वो 5 साल तक हम कायम रखने की कोशिश करेंगे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आप जीत गए लेकिन आपकी पार्टी पिछड़ गई है। आप जीत गए, पार्टी पिछड़ गई है। बात बोली थी कि आप एक अपने तरीके से लड़ोगे जब आप पॉलिटिक्स में आओगे, तो हाउ डू यू प्लान टू फाइट? ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजनीति में कंटिन्यू रखेंगे या फिर खेल की तरफ भी देख सकते हैं? राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। विनेश, कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। किसी को पूछने दो एक बार। शहर के लिए क्या क्या करेंगे? शहर के अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है। तो वो कोशिश रहेगी हमारी। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके? हाँ जी, स्पोर्ट्स के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके? देखिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जितना हो सकता है मैं स्पोर्ट्स के लिए करूंगी और मैं एक फील्ड में सीमित नहीं रहना चाहती। हर फील्ड के लोगों ने, हर किसान का मेरे हैं, चाहे नौजवान हैं, सभी ने मेरे को वोट दिया है। तो सभी की जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूंगी। खेल के लिए क्या प्रार्थना करेंगे, आप क्या चाहेंगे? सर वो आगे का सवाल है। नहीं हो पाएगा, आपको बधाई। एक रुको, सिंगल नहीं होगा, फिर लगा लो, भी लगाना जिसको। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने अपने प्रतिद्वंदी जीत किया है। कौन सा दाव चला? दूसरे जो लोगों का प्यार प्रेम था और लोगों की लड़ाई थी, लोगों ने जीती है। हमारा तो बस ठीक है, हमारा चेहरा था, लेकिन लोगों ने जो प्यार विश्वास दिलाया है वो 5 साल तक हम कायम रखने की कोशिश करेंगे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आप जीत गए लेकिन आपकी पार्टी पिछड़ गई है। आप जीत गए, पार्टी पिछड़ गई है। बात बोली थी कि आप एक अपने तरीके से लड़ोगे जब आप पॉलिटिक्स में आओगे, तो हाउ डू यू प्लान टू फाइट? ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूं, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूं। आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजनीति में कंटिन्यू रखेंगे या फिर खेल की तरफ भी देख सकते हैं? राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। विनेश, कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। किसी को पूछने दो एक बार। शहर के लिए क्या क्या करेंगे?
शहर के अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया है, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है। तो वो कोशिश रहेगी हमारी। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एंड से? हाँ जी, स्पोर्ट्स के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एंड से? देखिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जितना हो सकता है मैं स्पोर्ट्स के लिए करूँगी और मैं एक फील्ड में सीमित नहीं रहना चाहती। हर फील्ड के लोगों ने, हर किसान का मेरे हैं, चाहे नौजवान हैं, सभी ने मेरे को वोट दिया है। तो सभी की जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूँगी। खेल के लिए क्या प्रार्थना करेंगे, आप क्या चाहेंगे?